यहाँ पे ये कैलस वाला पॉइंट को रहने दिया, लेकिन अब यहाँ राइस का कैलस नहीं करके ब्रेसिका नेफस का कैलस कर दूंगा। अब ब्रेसिका नेफस क्या हो गया, सरसों हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे केवल यहाँ पे कर दूंगा ब्रेसिका नेफस, यहाँ पे कर दिया ब्रेसिका नेफस, नेफस, क्लियर हो गया। तो ब्रेसिका नेफस का कैलस हमने तैयार कर लिया, और ये जो ब्रेसिका नेफस का कैलस होगा ये ग्रुप ऑफ द मेस्मेटिक सेल होगा, और मेस्मेटिक सेल क्या है, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल। इन बच्चे अभी को दिक्कत हो सकता है कि ये कैलस क्या है, तो थोड़ा सा हम डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इसका कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेसिका नेफस का कैलस कैसे बनेगा, हल्का सा डिटेलिंग कर रहे थे ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसका मेन डिटेलिंग होगा कहाँ पे, तो एस्टरीज में, जो आपका यूनिट होगा उस यूनिट में होगा स्टडीज ऑफ इनहांसमेंट ऑफ फूड, उसमें आपका टिश्यू कल्चर जब करेंगे तो कैलस वहां पे बड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कैलस वर्ड आ रहा है तो इसको क्लियर करते हैं। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में इतना ही का अंतर होता है। ऑफलाइन में यदि बच्चे को समझ में नहीं आया, अब जैसे बच्चे बैठे हो बहुत सारे, तो उसमें से क्या होता है कि किसी बच्चे को यदि समझ में नहीं आया तो पूछा तो उसके हिसाब से फिर आपको समझा दिया जाता है। तो अभी अभी हमको दिमाग में आया कि जिस समय क्लास में रहते तो एक बच्चे को समझ में नहीं आया था कि ये कैलस मतलब क्या है, कैसे है, तो वो चीजें चूंकि अभी दिमाग में आ गया तो मैं ऑनलाइन में उसी तरह से आपको डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। अब आइए, क्लासरूम में उसने पूछा था तो उसके कॉन्सेप्ट को कैसे बनाया गया था उसको हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे क्या है कि एक ब्रेसिका नेफस का प्लांट है, ये एक प्लांट है ब्रेसिका नेफस का, सरसों जिसको आप बोलते हो उसी के ब्रेसिका नेफस, ठीक है। तो ये जो ब्रेसिका नेफस का प्लांट है, ये ब्रेसिका नेफस का प्लांट है, इस ब्रेसिका नेफस के प्लांट से हमको कैलस बनाना है। ये कैलस बना हुआ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, हमको कैलस बनाना है। तो इस प्लांट से कोई भी पार्ट आप काट लीजिए, तो जब काट के उसको निकालोगे, वहां से काटोगे तो चीजें निकल जाएगा। तो कोई भी चीज यदि निकल रहा बाहर तो EX वर्ड बोला था। तो प्लांट के जैसे मैं लीफ के टुकड़े को काट लिया, ध्यान से देखिएगा। अब लीफ के टुकड़े को काट लिया तो वो कहलाएगा एक्स प्लांट। EX का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड या बाहर। तो किससे बाहर, तो प्लांट से बाहर कर दिया, तो क्या कहलाएगा, एक्स प्लांट। अब ये जो एक्स प्लांट होगा, इस एक्स प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम लोग। छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया, छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया, और इसको प्रॉपर वॉश करेंगे। इसको क्या करेंगे, प्रॉपर वॉश, ताकि कोई भी इसको प्रॉपर वॉश करेंगे, प्रॉपर वॉश करेंगे ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी वायरस इस प्लांट के एक्सप्लांट के ऊपर ना रहे। अब डिटेल आगे करेंगे कि किस किस चीज से वॉश करेंगे। यहाँ पे हमको टिश्यू कल्चर नहीं पढ़ाना है, तो वहां पे जब स्टडीज में पढ़ाएंगे, बस इसके बाद ही चालू करेंगे, तो उस जगह पे बताएंगे कि किस चीज से प्रॉपर वॉश करते हैं। बस बोल दिया कि प्रॉपर वॉश इसलिए करेंगे कि ये जो एक्सप्लांट का टुकड़ा है ये बैक्टीरियल फ्री हो जाए और वायरल फ्री हो जाए। यदि आप वायरल फ्री टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं तो मेस्मेटिक टिश्यू ले लीजिए। कौन सा टिश्यू ले लीजिए, मेस्मेटिक टिश्यू प्लांट का वो टिश्यू है जो कि हमेशा डिवाइड करता रहता है। प्लांट में मेरिस्टेम और एनिमल में स्टेम सेल, जो कि बॉडी में हमेशा डिवाइड करता रहता है। तो आप मेरिस्टेम लेकर के यदि टिश्यू कल्चर करो, टिश्यू कल्चर, कल्चर मतलब बढ़ाना, कल्चर का मतलब तो टिश्यू के नंबर या सेल के नंबर को यदि बढ़ाते हो तो उसके लिए वर्ड क्या लगे, टिश्यू कल्चर। कल्चर मतलब होता है इंक्रीज करवा देना, बढ़ा देना, क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या किए, एक्सप्लांट ले लिए और उस एक्सप्लांट को प्रॉपर वॉश कर दिए, और प्रॉपर वॉश करने के बाद, प्रॉपर वॉश करने के बाद तब इसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आएगा पूरा डिटेलिंग में आएगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हो जाए इसलिए करके काम कर रहा हूं। न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे, यानी इस मीडियम में प्लांट को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सारा चीज इस मीडियम में होगा, क्योंकि अब ये एक्सप्लांट इस प्लांट के साथ नहीं लगा हुआ है, जो कि प्लांट के द्वारा इस एक्सप्लांट को मिलेगा कोई भी चीज। ग्लूकोज प्लांट का लिप बनाता है, वो स्टेम के पास आता है, स्टेम उसको यूज करता है, रूट यूज करता है, खुद लिप भी यूज करता है। लेकिन जब उस लिप को काट के हम बाहर निकाल देंगे तब अब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा।
प्लस उस लीफ, कटे हुए लीफ के पास में ना रूट है कि मिनरल एंड वाटर उसको पहुंचा पाएगा, तो ना उसको मिनरल मिल पाएगा, ना वाटर मिल पाएगा, ना ग्लूकोज मिल पाएगा, ना प्लांट जो हार्मोन बनाया वो उसको दे पाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ क्या कर दिया, उससे अलग कर दिया। जब तक वो एक्सप्लांट इस प्लांट के साथ जुड़ा हुआ था तब तक उसको वाटर, मिनरल, हार्मोन, ग्लूकोज, कार्बन सोर्स सब मिल रहा था। ग्लूकोज इज द कार्बन सोर्स। लेकिन जैसे उसको अलग किया तो ये सारा सप्लाई क्या हो गया, बंद हो गया। कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि अब ये सारा सप्लाई इस एक्सप्लांट के पास बंद है, तो इसलिए करके वो जितना चीज प्लांट से ले रहा था एक्सप्लांट, उतना सारा चीज हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। क्लियर हो गया। और न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला तो एक चीज पे ध्यान रखा कि जो हार्मोन है ऑक्सीन, ऑक्सीन भी डाला और साइटोकाइनिन, दोनों का इक्वल अमाउंट में डाल दिया, और उसका वैल्यू ऑक्सीजन बाय साइटोकाइनिन जो हो गया उसका वैल्यू 1 हो गया। यानी जब दोनों बराबर होगा, 10 ऊपर 10 नीचे कट करके 1 हो जाएगा, तो दोनों बराबर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये डाला यहाँ पे। और न्यूट्रिएंट मीडियम में वाटर डाला हुआ है, मिनरल डाला हुआ है, मिनरल, कार्बन का सोर्स, यानी आप यहाँ पे डालते हैं, आप क्या डालते हैं, तो सुक्रोज डालते हैं। क्या डालते हैं, सुक्रोज। तो कार्बन सोर्स यानी आपने कार्बन डाला हुआ है, कार्बन सोर्स सुक्रोज, तो डाउट नहीं है। और हार्मोन डाला हुआ है, ये हार्मोन डाला हुआ, जो हार्मोन प्लांट बना रहा था। मिनरल आ रहा था, रूट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके उस सेल तक पहुंचा रहा था, प्लस वाटर भी रूट ही पहुंचा रहा था, प्लस कार्बन सोर्स जो है यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन लीप कर रहा था, जो कि प्रत्येक सेल को कार्बन का एक सोर्स था, ग्लूकोज कार्बन का बना हुआ है, और प्लस हार्मोन प्लांट खुद बना करके सेल को दे रहा था। तो वो सारे चीज मैं इस न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया। लेकिन ये ध्यान रखा कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का अमाउंट को इक्वल रखा। यदि 10 ml ऑक्सीजन लिया तो 10 ml साइटोकाइनिन लिया, ताकि वैल्यू क्या हो जाए, 1। और अब ये जो प्रॉपर वॉश किए हुए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये एक्सप्लांट का, ये एक्सप्लांट इसमें पुट कर दिया, इस मीडियम में डाल दिया। बस एक एक्सप्लांट ला करके इस मीडियम में डाल दिया। कुछ दिन के बाद जब इसको देखा गया तो यहाँ पे देखा गया कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे मिल रहा है। एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इस जगह पे आपको मिल रहा है, और ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मिला इसको बोल दिया केलस। अब छोटे बच्चे होंगे या जो भी टारगेट के बच्चे हैं वो केलस को ऐसे समझ सकता है, क्या होगा केलस। लड्डू है, तो लड्डू में जो गोल गोल बूंदी है वो मेरी स्टेम सेल मान लेना बूंदी को, अब पूरा लड्डू को केलस बोलेंगे। बात समझ में आ गया। जो आपका लड्डू है उसको केलस बोलेंगे, और उसमें जो बूंदी है उसको मेरी स्टेम बोलेंगे। बस वही चीजें यहाँ पे। ये केलस एक लड्डू के तरह है, और ये जो सेल देख रहे हो, ये जो केलस है ये ग्रुप ऑफ दी सेल है, और ये सेल कौन सा सेल है, मेरिस्टेम सेल। तो ये जो केलस है ये मेरिस्टेम सेल का ग्रुप है। ये जो केलस है ये ग्रुप ऑफ दी, यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ दी मेरिस्टेमेटिक सेल है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल है। और जो डिफरेंशिएटेड करके, डिफरेंशिएट होकर के प्लांट का हर एक पार्ट बना सकता है, रूट, लीफ, स्टेम, जो भी पार्ट बोलोगे वो टोटल पार्ट वही बनाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये केलस का कॉन्सेप्ट है कि लड्डू आप समझिएगा तो लड्डू को बोलिएगा क्या, केलस, और बूंदी को क्या बोलिएगा, मेरिस्टेम सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसके पास डिवीजन कैपेसिटी है, यानी जो डिवाइड कर सकता है। जब भी कोई सेल डिवाइड करेगा तो वो अनडिफरेंशिएटेड होगा। यदि अनडिफरेंशिएटेड नहीं होगा तो डिवाइड करेगा ही नहीं। एकदम दिमाग में रखना, अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड करता है और डिफरेंशिएटेड सेल कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। यदि डिफरेंशिएटेड सेल होगा तो डिवाइड नहीं करेगा, जो अनडिफरेंशिएटेड होगा वही डिवाइड करेगा। तो मेरिस्टेमेटिक सेल अनडिफरेंशिएटेड है, और इसी में से मेरी हटा दोगे तो स्टेम सेल हो जाएगा, और स्टेम सेल जो होगा वो भी अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड करता है। अब ये जो ब्रेसिका नेफस जो आपका प्लांट है, इसी प्लांट का हमने यहाँ पे केलस तैयार कर लिया। कैसे किया, ये आपके पिक्चर पे, डायग्राम पे बना हुआ, ये एकदम क्लियर बना दिया आपको, और इसको आप देख करके सीख सकते हो। ऑफलाइन का थोड़ा सा अफसोस तो हो रहा है, और हम तो चाह रहे हैं कि बहुत जल्द खुल जाए। डेली ऊपर वाले से विनती करते हैं कि क्लास खुल जाए, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से उसको कर दे, एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। लेकिन यहाँ भी कोशिश किया जा रहा है कि बेहतरीन तरीका ही लगाया जाए, लेकिन ऊपर वाले से डेली विनती किया जा रहा है कि क्लास खुल जाए आपका, ताकि ऑफलाइन में हम लोग मिले। और ऑफलाइन में मिलने के बाद बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे को बहुत नीचे स्तर से ले जाकर के ऊपर समझाना पड़ता है, तो वो मिलने से ही होता है। आप यदि मिलेंगे तो मैं आपको देख करके पकड़ लूंगा कि आपको ये चीज समझ में आया ही नहीं आया, या काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ऑफलाइन में काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि हमको आप पे डाउट हो गया कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं है, तो हम आपसे काउंटर पूछ लिए, आप यदि जवाब नहीं दिए तो फिर हम इसको नए तरीके से समझाएंगे। यहां वो चीज का लैकिंग हो रहा है, इसका अफसोस हमको हमेशा होता है। यहाँ पे मैं आपसे पूछ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आया, तो इस जगह पे यहाँ पे लैकिंग हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासरूम के ही एक्सपीरियंस से कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था जिसमें कि वो बच्चे को दिक्कत हो रही थी, उस जगह पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी अंदाज में आपको बता दूं। बाकी ऑफलाइन में जब मिलेंगे तो फिर हम लोग इसमें बात करेंगे, लेकिन ये आप ऑनलाइन में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में मिलेंगे तो जो छूटा हुआ पोर्शन होगा उसी पोर्शन को हम पढ़ाएंगे। ये ऑनलाइन, हाँ समय यदि फाउंडेशन टारगेट बैच के पास तो समय बचेगा ही नहीं, और फाउंडेशन बैच के पास में जो समय बचेगा तो यदि समय बच जाएगा तो इसको हम लोग वहां पे फिनिश आउट कर देंगे, ये एकदम क्लियर है। और टारगेट की कोशिश करेंगे बच्चे की एकदम इसी से ऑनलाइन से कर ले। ऑफलाइन में यदि 5 दिन 7 दिन का समय मिल गया तो बस जस्ट रिवीजन करके उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो एकदम माइंड सेट करके रखे कि ऑनलाइन से ही हम लोग काम को प्रॉपर कर ले, और मैं उसी हिसाब से आपके साथ में करूं, और आप कर सकते हैं। बस सबसे बड़ी बात है कि आप कर सकते हैं, आपके पास में वो पोटेंशियल है और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये एकदम गारंटी है। इस लेकर के आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ दी मैथमेटिक्स सेल है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप है, क्लियर हो गया। अब मेरे को इस ब्रेसिका नेपस का जो प्लांट बनाना है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना है, जीएमओ बनाना है, या बोल सकते हो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है। जब कोई फॉरेन जीन को आप किसी प्लांट या किसी एनिमल के अंदर डाल देते हो तो वो ट्रांसजेनिक हो जाता है। ट्रांस का मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह, अब जेनिक को पकड़िए, जीन मतलब एक जगह से जीन को दूसरी जगह आपने ट्रांसफर किया, और जिसमें ट्रांसफर किया वो ट्रांसजेनिक हो गया। पकड़िएगा, ट्रांसजेनिक यानी जीन को ट्रांसफर किया, जिसमें ट्रांसफर किया वो ट्रांसजेनिक हो गया। प्लांट में ट्रांसफर किया तो ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया, एनिमल में ट्रांसफर किया तो ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। तो इसको एकदम पूरा साफ क्लियर पकड़ने की जरूरत है। अब मेरे को ये ब्रेसिका नेपस का जो नेचुरल प्लांट था इसको एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है, जिससे कि हमको ऑब्टेन करना हीरोडीन। मेरा गोल फिक्स हो गया, मेरे को ब्रेसिका नेपस प्लांट का ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है जिससे कि हमको ऑब्टेन करना हीरोडीन। हीरोडीन क्या है, तो ह्यूमन बीइंग के केस में हिपुरिन मिलता है। हिपुरिन जो होता है ये हिपुरिन एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है। तो एंटीकोगुलेंट का मतलब हो गया कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा। कौन, तो हिपुरिन। तो हिपुरिन क्या है, तो एंटीकोगुलेंट जो आपके ब्लड में मिलता है, जो कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। और आपको पढ़ाया था हीरोडीन, तो हीरोडीनिया जो क्लास होता है उस हीरोडीनिया क्लास से इसी टाइप के नेचर का हम लोग निकालते हैं हीरोडीन। तो ये जो हीरोडीन होता है ये भी एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट, जो कि ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देगा, यानी ब्लड को थक्के में जमने नहीं देगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो ह्यूमन बीइंग के केस में हिपुरिन मिल गया। जो हिपुरिन जो है, या हेपेरिन, हिपुरिन नहीं, हेपेरिन, जो आपका हेपेरिन है, ये हेपेरिन जो आपका है ये आपका प्रोटीन का बना हुआ, किसका बना हुआ, प्रोटीन का। और ये जो हेपेरिन है ये एंटीकोगुलेंट है किसमें, ह्यूमन बीइंग के केस में। और जो हीरोडीन है वो एंटीकोगुलेंट है किसमें, तो लीच के केस में। एनेलिडा के केस में लीच आता है, और उस लीच में आपका मिलता है क्या, हीरोडीन। और वो जो हीरोडीन है वो एंटीकोगुलेंट, और ये भी प्रोटीन का बना हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, इस ब्रेसिका नेपस के सीड में हमको हीरोडीन चाहिए, यानी ब्रेसिका नेपस के सीड में हमको हीरोडीन चाहिए। तो हीरोडीन चाहिए तो हीरोडीन जीन ट्रांसफर करना पड़ेगा इस प्लांट में, क्लियर हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात है, जो हेपेरिन है वो प्रोटीन का बना हुआ, वो भी एंटीकोगुलेंट है ह्यूमन बीइंग के केस में। और जो आपका हीरोडीन है वो भी एंटीकोगुलेंट है, लेकिन लीच के केस में, हीरोडीनिया क्लास में जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसके केस में। अब वहां से क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो लीच से अब इस ब्रेसिका नेपस को हम लोग कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ब्रेसिका नेपस का कैलस फॉर्म कर लेंगे, क्लियर हो गया, क्या बना लिए, कैलस। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि लीच से, जो लीच होगा उस लीच से हीरोडीन का जीन निकालेंगे।
हीरोडिन जीन, ये हीरोडिन का जो जीन हम लोग निकाल लेंगे, इस हीरोडिन के जीन को टीआई प्लाज्मिड के अंदर डाल देंगे। अब इस हीरोडिन के जीन को पुट कर देंगे टीआई, आप पूरा मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, पुट इनटू टीआई प्लाज्मिड, इनटू टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड के अंदर इस जीन को डाल दिया, ध्यान से देखते रहिएगा। अब टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो जीन को डाला, तो टीआई प्लाज्मिड के अंदर टी डीएनए वाले फ्रेगमेंट में आपका वो हीरोडिन का जीन चला गया, क्लियर हो गया। और इसको फिर डाल दिया किसके अंदर, तो इसको डाल दिया बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस के अंदर। ये आपने पुट कर दिया, इंटर करवा दिया, इंटर इनटू एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस, इंटर्स इनटू एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस। अब एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस के अंदर आपका ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, जिसके पास हीरोडिन का जीन है, टीआई प्लाज्मिड, इस टीआई प्लाज्मिड को हमने डाल दिया किसमें, तो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस। तो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस के अंदर इस टीआई प्लाज्मिड को डालने के पीछे ये रीजन था, ताकि वो जो हीरोडिन का जीन है उसको काट करके एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस प्लांट के केलस के सेल के अंदर डाल दे, उसके डीएनए में डाल दे। तो इस लेकर के यहाँ पे इंटर्स इनटू कर दिया आपने एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस, ये टुमिफेसिएंस के अंदर डाल दिया, कोई डाउट नहीं। अब इस एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस से इसको क्या कर दिया, ये जो कैलस का सेल है इसको इन्फेक्ट करवा दिया, इस कैलस के सेल को इन्फेक्ट करवा दिया, इन्फेक्ट। अब जब इन्फेक्ट करवा दिया इस कैलस के सेल को, तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड था, और उसमें जो हीरोडिन का जीन था, किसका जीन था, ये हीरोडिन का, ये हीरोडिन का जीन एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस इस हीरोडिन के जीन को निकाल के केलस के सेल के डीएनए के अंदर इंटर करवा देगा। यानी ये क्या करेगा, तो ये कैलस के सेल का, ये आपका हो गया होगा, इसको तो समझ यहाँ से हटाते हैं ताकि जगह मिल जाए हमको। तो यहां से बच्चे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, तो यहां से बच्चे ये होगा कि ये जो आपका हीरोडिन का जो, ये जो आपका केलस का सेल है, ये आपका केलस का सेल है, प्लांट सेल है केलस का। तो केलस का एक सेल यहां से निकाला, इस एक सेल जो निकाला तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और यहीं पे एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस आया हुआ है। तो ये जो केलस का सेल होगा, तो इसके पास अपना डीएनए होगा, जो क्रोमोसोम पे होगा, ये अपना डीएनए इसके पास में होगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक हो गया। तो ये एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस क्या करेगा कि इस सेल के अंदर जो जाएगा, वो इस टी डीएनए का, ये जो आपका हीरोडिन का जीन है, इस हीरोडिन के जीन को यहां से कट करके इसके अंदर इंटर करवा देगा। ये अंदर, ये इनसाइड होगा, ये एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस सेल के अंदर गया, और वहां से क्या किया, टीआई प्लाज्मिड का ये जो हीरोडिन का जीन है उसको निकाल करके इस केलस के डीएनए के अंदर इंटर करवा दिया, कोई डाउट नहीं है। अब ये केलस का जो सेल है ये टोटिपोटेंसी नेचर का है, इसके पास में क्या है, एक सेल से पूरा प्लांट। तो अब इस सेल को जब हम ग्रो करवाएंगे तो ये ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेफस हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेफस। ये जो आपका बना प्लांट, ये ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेफस, ब्रेसिका नेफस, ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेफस बना। और ये इसलिए ट्रांसजेनिक बना क्योंकि इसके सेल के पास में हीरोडिन का जीन है, जो हीरोडिन का जीन, ये हीरोडिन का जीन इसके पास में, जो ये आपका ब्लू से दिखा रहा हूं, हीरोडिन का जीन ये हो गया सेल के पास में है। ये आपका इसलिए क्योंकि आपने टीआई प्लाज्मिड के मदद से अपने हीरोडिन के जीन को क्या किया, उसमें पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो नेचुरल आपका जो प्लांट था ब्रेसिका नेफस का, इसके किसी भी सेल के पास में, इस प्लांट के किसी भी सेल के पास में हीरोडिन का जीन, यानी ब्लू कलर का जीन दिखा रहा हूं, ये यहाँ पे ब्लू कलर का जीन से ये पता चल रहा है कि ये लीफ में जो सेल है उसके पास में, ये ब्लू कलर से ये पता चल रहा है कि ये हीरोडिन का जीन इस प्लांट के लीफ के हर एक सेल के पास में है। लेकिन यही ब्लू वाला यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, इस वाला इस सेल के पास में हीरोडिन का जीन नहीं, और हीरोडिन का जीन ब्रेसिका नेफस का है ही नहीं, वो तो हीरोडिनिया क्लास से आया और लीफ से उसको आइसोलेट कर लिया हीरोडिन का जीन, और उस हीरोडिन के जीन को पुट इनटू कर दिया टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड में डालने के बाद एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस, और फिर जो ये कैलस इधर से बनाया था उस कैलस को इन्फेक्ट कर दिया। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड में जो आपके टी डीएनए वाले पार्ट पे जो हीरोडिन का जीन था, वो जीन चला गया उस कैलस के सेल के डीएनए के अंदर, और अंदर जब गया तो फिर उसको जब ग्रो कराया तो प्रत्येक सेल के पास में वो हीरोडिन का जीन चला गया। और अब इससे जो आपका
प्रोडक्ट बनेगा इसके सीड में आपका प्रेजेंट होगा, इस सीड में प्रेजेंट होगा, ये जो सीड यहां से निकालोगे ब्रेसिका नेपस से, तो हैव हीरोडिन, सरसों का तेल जो निकालोगे तो उसी तेल में क्या प्रेजेंट होगा, हीरोडिन। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें जो फ्रूट लगा होगा और इस फ्रूट में जो सीड होगा, इस सीड में, ये जो सीड होगा, इस सीड में हैव नो हीरोडिन, क्योंकि हीरोडिन इज नॉट नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेसिका नेपस। तो इस प्लांट को पहले हमने क्या किया, ट्रांसजेनिक कर दिया। तो ट्रांसजेनिक जो किया तो उससे हीरोडिन का जीन उसके अंदर चला गया और फिर उससे जो सीड बना, उस सीड में हीरोडिन का जीन का एक्सप्रेशन हुआ और वहां पे उसका प्रोडक्ट बना। जब उससे ऑयल बनाया गया तो उस ऑयल में हीरोडिन है, हीरोडिन जीन का प्रोडक्ट हीरोडिन है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपका एकदम क्लियर हो गया। वो साफ सुथरा एकदम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चे। जहां पे आपको समझने में दिक्कत हो रही है वहां पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी। ये डायग्राम आपके बुक में नहीं मिलता, बस हमको लग रहा है कि जिस जगह पे आपको दिक्कत होगी, या ऑफलाइन में जब क्लास लिया तो बच्चे को जहां दिक्कत होता था, जहां पे डायग्राम जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, तो उस हिसाब से कर रहा हूं। लेकिन आप जब ऑफलाइन में बैठे रहते तो वहां पे एकदम क्लियर होता है कि आपके हिसाब से तब तक बोला जाता है जब तक आपको समझ में नहीं आ जाती चीजें। तो पूरी कोशिश करके एकदम आप जब तक समझ नहीं आते तब तक वहां पे जो चीज की यहाँ पे लेकिंग हो रही है, क्लियर हो गया। लेकिन वही उसी चीज को दिमाग में रख करके कि वहां पे क्या क्वेश्चन पूछा था बच्चा, उसी हिसाब से काम किया जा रहा है। तो आप एक दो बार अपने से यदि आप देखिएगा तो प्रॉपर सिस्टमेटिक आपका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने एक ट्रांसजेनिक, ये जो ब्रेसिका नेपस बना, ये कैसा बना, ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस प्लांट बन गया। और इसलिए ट्रांसजेनिक बोले क्योंकि दूसरे जगह से जीन ला करके इसके अंदर डाल दिया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं। अब ये ब्रेसिका नेपस के बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अब मिलते हैं। RNAi हो ही गया और अब जाकर के हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में ये जो कोरोना वायरस है इसमें भी एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और लेकिन अभी तक उसमें सक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन मदद ली जा रही है बायोटेक्नोलॉजी का ही, क्योंकि इसी के मदद से उसमें बच्चे काम होगा। और आप हमेशा कोशिश कीजिए, लगे रहिए इसमें कि इस बार एकदम पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करना है आपको और अच्छा मौका आपके पास में है। और क्वेश्चन बनाइए, एनटीए का भी क्वेश्चन बना लीजिए, उसमें आंसर भी आ रहा है, तो आप क्वेश्चन उसका बनाइए भी और आंसर देखिए भी उसका, तो वो आंसर क्या दिया है और उसके हिसाब से फिर आप उसको मेमोरी में भी रखेंगे। तो यदि 2 4 5 क्वेश्चन भी उससे डायरेक्ट आ गया तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो एनटीए अपना क्वेश्चन बैंक ऐप उसका डाउनलोड कर लीजिए और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको आप सॉल्व कीजिए। ये टारगेट के बच्चे के लिए, फाउंडेशन बच्चे के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर हो गया। आइए अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक आपका एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी का बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। पहला एप्लीकेशन जो आपने देखा कि इंसुलिन का फॉर्मेशन कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन का फॉर्मेशन कर दिया, इंसुलिन का फॉर्मेशन कर दिया, इंसुलिन फॉर्मेशन। लेकिन एक्चुअली जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो आपने इंसुलिन बनाया होगा उसको ह्यूमिलिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ह्यूमिलिन। उसको इंसुलिन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिन। एकदम क्लियर रखिएगा। ये जो आपका एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया और उस इंसुलिन का नाम हुआ ह्यूमिलिन। ह्यूमिलिन, इसका नाम हो गया आपका ह्यूमिलिन। तो ये जो ह्यूमिलिन है इसको बनाया यूएसए की कंपनी इली लिली, जो मैं पहले भी आपको बता रखा हूं, इली लिली कंपनी ने बनाया। क्लियर हो गया। और इसमें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हुआ था। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही ह्यूमिलिन का फॉर्मेशन हुआ, इली लिली कंपनी बनाया। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है कि आप बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करते हैं, जो सबसे कॉमन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस के लिए कर सकते हो।
किसके कर सकते हो? डायग्नोसिस। अब कोई भी डिजीज है तो उसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्या डायग्नोसिस में क्या यूज करते हैं? तो आप इसको डायग्नोसिस पर्पस से, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पर्पस से काम करते हो। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करते हो। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या यूज करते हैं? तो पीसीआर यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? तो इलीसा यूज करते हैं। इलीसा यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो आप क्या करते हो ना कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हो। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब डिजीज का पता लगाना। क्लियर हो गया? और ये सबसे सेंसिटिव है। ये जो पीसीआर और इलीसा जो टेक्नोलॉजी तुम लगाते हो, ये डायग्नोसिस करने के लिए सबसे सेंसिटिव तरीका है और एक्यूरेसी रेंज इसका बहुत ज्यादा है। अभी जो कोरोना वायरस है उसकी जो टेस्टिंग हो रही है, उसकी टेस्टिंग पीसीआर से भी की जा रही है। पीसीआर का भी यूज किया जा रहा है। उसमें क्या यूज किया जा रहा है? पीसीआर, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और उसी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस का, उसी में क्या करते हैं कि पीसीआर का एप्लीकेशन करके यदि आपके अंदर इन्फेक्शन होगा तो आरटीपीसीआर लगा दें। पीसीआर में थोड़ा सा क्या लगेगा? आरटीपीसीआर। तो यदि सपोज दैट, इसको ऐसे पकड़िएगा, ये जो पीसीआर है इसी में एक आता है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब हो गया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मदद से आरएनए को डीएनए में ये कन्वर्ट कर दे पीसीआर। तो अभी यदि कोई पेशेंट है और उसके क्या किए हैं कि नेजल जो सिक्रीशन है वहां से आइसोलेट किया है और उसमें कुछ इपिथेलियल सेल्स होंगे, उस नेजल सिक्रीशन में म्यूकस के साथ में कुछ सेल्स होंगे। उस सेल्स में यदि कोरोना वायरस प्रेजेंट होगा तो कोरोना वायरस का आरएनए भी प्रेजेंट होगा। तो वो जो आपने सैंपल कलेक्ट किया म्यूकस के रूप में, तो उस म्यूकस से आप क्या करोगे? आरएनए आइसोलेट कर लोगे। और आरएनए जब आइसोलेट तुम कर लोगे तो उस आरएनए को क्या करोगे? आरटीपीसीआर के अंदर डालोगे। और यदि आरटीपीसीआर के अंदर डालोगे और यदि आरटीपीसीआर में वो आरएनए यदि एम्पलीफाई हो गया डीएनए में, तो इसका मतलब हो गया कि वहां पे आरएनए प्रेजेंट है। और यदि आरएनए प्रेजेंट नहीं होता तो वो आपका डीएनए में कन्वर्ट नहीं करता। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी के मदद से भी हम लोग क्या करते हैं कि डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें ये जो आरएनए होता है ना, ये जो आरएनए है, ये कोरोना वायरस के आरएनए के स्पेसिफिक यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। यानी कोरोना वायरस का यदि आरएनए उस म्यूकस के सैंपल में होगा तभी यहाँ पे इस आरटीपीसीआर में वो क्या हो पाएगा? डीएनए में कन्वर्ट हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? स्पेशलाइज यहाँ पे हम लोग डाई वगैरह यूज करके, प्रॉब वगैरह लगा करके इसको काम करते हैं। कोई डाउट नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे म्यूकस में बहुत सारे सेल होंगे तो बहुत सारे आरएनए होंगे, तो उस आरएनए को स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि वो आपका कोरोना वायरस का आरएनए है, उसमें प्रॉब लगा करके उसको क्या करते हैं? आइसोलेट करके, और यहाँ पे तब जाकर के क्या करते हैं कि आरटीपीसीआर करते हैं। और यदि डीएनए का बैंड मिल गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। यानी कोरोना वायरस का आरएनए होगा तभी एम्पलीफाई होगा, और नहीं होगा तो नहीं एम्पलीफाई होगा। बात समझ में आ गया? यदि कोरोना वायरस का आरएनए होगा तो एम्पलीफाई हो जाएगा और कोरोना वायरस का आरएनए नहीं होगा तो एम्पलीफाई नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर? अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो पीसीआर से एड्स का भी पता लग जाता है। पीसीआर से एड्स का भी क्या होता है कि पता लग जाता है। उसके आरएनए से क्या करते हैं कि डीएनए बना लिए और डीएनए बनाने के बाद उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो पीसीआर जो है वो डिजीज के डायग्नोसिस के लिए काम आता है कि इसको ये डिजीज है या डिजीज नहीं है। इलीसा भी वही काम करता है। इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे अभी मैं आपको तोड़ देता हूं। तो यानी बायोटेक्नोलॉजी के आने से बहुत कम समय में डिजीज का डायग्नोसिस हो जाता है, पता चल जाता है, ताकि इलाज करने का समय हमको लंबा मिल जाए। यदि ये डायग्नोसिस नहीं कर पाते पीसीआर और इलीसा की मदद से तो इलाज करने का समय हमको ज्यादा नहीं मिलता, तो पेशेंट का मरने का चांस ज्यादा हो जाता। तो पीसीआर की मदद से और इलीसा की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि आपका डिजीज का पता लगा लेते हैं। अब ये इलीसा में जो है, ये पीसीआर तो मैं आपको बता रखा हूं, उसको तुमको बोलने की जरूरत है कि पीसीआर काम कैसे करता है। और इलीसा में यहाँ पे लिखा हुआ इंजाइम,
और ये लिखा हुआ लिंक्ड, तो आपको पता चल गया होगा ना कि एंजाइम किसी से जुड़ा हुआ होगा, लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ होना, और किससे जुड़ा हुआ है तो इम्यूनो, और यहां पे जो इम्यूनो वर्ड आया वो एंटीबॉडीज के लिए आया है, और एंटीबॉडीज को हम लोग जो लिखते हैं वो वाइट शेप से लिखते हैं, तो ऐसा कर दिया एंटीबॉडी, आप समझ गए कि इस तरीके का यदि आपका है और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ होगा, इस तरीके का होगा, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ होगा, इस तरीके एंटीबॉडी ऐसा बनता है। आप सभी बच्चे आप लोग जान रहे हैं, सभी को मैंने पढ़ा रखा हूं, ये एंटीबॉडी जो होगा दो तरह का चेन होता है, लॉन्ग चेन दो हो जाएगा, और इसमें शॉर्ट चेन होगा दो, और लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, और ये लॉन्ग चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो ये व्हाइट शेप स्ट्रक्चर को ही हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं, ये भी बोल दिया शॉर्ट में, क्लियर हो गया, ये एंटीबॉडीज हो गया। तो मैं बोला यहाँ पे जो इम्यूनो वर्ड आया है, ये इम्यूनो वर्ड किसके लिए आया, तो एंटीबॉडीज के लिए आया, और उसी एंटीबॉडीज के साथ में ये एंजाइम जुड़ा हुआ होता है। यही जो एंटीबॉडीज आपका है, इसी के साथ में हमने क्या कर दिया, एंजाइम को लिंक्ड कर दिया, ये एंजाइम जुड़ा हुआ है, तो ये जो एंजाइम जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए क्या बोला, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो सॉर्बेंट वर्ड लगता है क्या, यहाँ पे आप जो सॉर्बेंट वर्ड बोलते हो, तो सॉर्बेंट किसी भी जो आपका डायग्नोस्टिक किट होता है, तो उसको क्या करते हैं ना कि हम लोग जो एक्सट्रैक्शन करवाते हैं उसके लिए वर्ड लगाते हैं सॉर्बेंट। सॉर्बेंट मतलब चिपक जाना, सॉर्बेंट का मतलब चिपक जाना, सॉर्बेंट के लिए हम लोग जो वर्ड सॉर्बेंट वर्ड लगाते हैं वो चिपकने के सेंस में लगाते हैं, क्लियर हो गया, तो सॉर्बेंट एसे, क्लियर हो गया, तो सॉर्बेंट वर्ड लगाएंगे चिपकने के लिए, क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, अभी केवल एप्लीकेशन का पॉइंट कर दिया। तो ये हो गया पीसीआर डायग्नोस्टिक किट के लिए पीसीआर यूज कर दिया, पीसीआर एड्स का भी डिटेक्शन कर लेगा, पीसीआर की मदद से कोरोना वायरस का भी डिटेक्शन हो जाएगा, ईसा की मदद से भी कोरोना वायरस का डिटेक्शन हो जाएगा। ये सब फास्टेस्ट टेक्निक है जो कि तुरंत बता देगा कि प्रॉब्लम आपका है या प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कोरोना वायरस है उसको पीसीआर से भी डिटेक्ट कर सकते हो और इलीसा टेक्निक से भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका एप्लीकेशन हम लोग किए हैं जीन थेरेपी के लिए, जीन थेरेपी के लिए। तो ये जो जीन थेरेपी है, ये जो जीन थेरेपी है, ये जीन थेरेपी का मतलब हो गया कि यदि जीन खराब है तो उस जीन को अच्छे जीन से बदल दिया जाए। मैं ये भी अभी आपको बता दूंगा कि सबसे पहला जो जीन थेरेपी हुआ है वो एफसीआईडी डिजीज के लिए हुआ है, वो आपका एडीए जीन से रिलेटेड है। तो मैं बता दूंगा कि जीन थेरेपी किस तरीके से करते हैं, तो मैं इसको क्लियर करूंगा, दो चीज क्लियर करूंगा, इलीसा जो आगे क्लियर आपका नहीं किया हुआ है, और जीन थेरेपी भी आपको क्लियर करके उसमें दूंगा, क्लियर हो गया। लेकिन ये अभी एप्लीकेशन चल रहा है इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, इसको हेडिंग करूंगा इलीसा और जीन थेरेपी, उसमें आपको क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे हो गया कि यदि आपको कोई बोले कि एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, आप बोलोगे कि इंसुलिन का फॉर्मेशन, और वो जो इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनेगा वो ह्यूमलिन हो जाएगा, ह्यूमन इंसुलिन। उसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर एंड इलीसा, यही केवल यही दो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन ये पीसीआर और इलीसा मेन डायग्नोस्टिक किट है और मोर सेंसिटिव किट है, मोर सेंसिटिव है, क्लियर हो गया। और अब यहाँ पे बोला जीन थेरेपी, तो यदि जीन थेरेपी का सीधा मतलब हो गया यदि जीन एबनॉर्मल है, म्यूटेटेड जीन है, तो उसको नॉर्मल जीन से क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी, क्लियर हो गया। नॉर्मल जीन से यदि ट्रांसफर कर दोगे इसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट में आइए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, चौथा पे आइए, चौथा पॉइंट पे आप आ जाइए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन रिसेंट ईयर में, इधर हाल फिलहाल में ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गया कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, ध्यान से सुनना, एक एंटीजेन के ऊपर, एक पार्टिकुलर एंटीजेन के ऊपर यदि एंटीबॉडी एक्ट कर रहा है तो वो आपका कहलाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सपोज दैट मैं यहाँ पे, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा हेडिंग करके इसको भी डील कर देंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी कैसे बनाते हैं ये भी आपको डील कर दिया जाएगा। अब
तीन चीज आपका डील करूंगा कि इलिसा कैसे काम करता है, इलिसा क्या होता है, और दूसरा जीन थेरेपी का यूज करूंगा, और फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हम लोग करते कैसे। बस यही हो गया कि एक एंटीजन के लिए ही उसमें एंटीबॉडीज होगा। यदि एक एंटीजन के लिए यदि एंटीबॉडीज होगा तो उसी को बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और यदि एक ट्यूब में बहुत सारे एंटीजन के लिए एंटीबॉडी होगा तो हो जाएगा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। यानी बहुत सारे एंटीजन के लिए एंटीबॉडी यदि है तो पॉलीक्लोनल हो जाएगा, और एक एंटीजन के लिए केवल एंटीबॉडीज है तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगा। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, कोई डाउट नहीं है। ये अभी एप्लीकेशन करो, फिर अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसको मैं करूंगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 5 नंबर पोजीशन पे आप आ जाइए। यहाँ पे आपका हो गया कि पार्टिकुलर आपका प्रैक्टिकल, या ऐसे बोल सकते हो कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। और पेस्ट क्या था, जो कि प्लांट को हार्म पहुंचाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि पेस्ट बोल देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट या फ्रॉस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर, फ्रॉस्ट, या आप बोल सकते हो साल्ट रेजिस्टेंट, मतलब साल्टी एरिया में यदि आप ग्रो कराना चाहते हो प्लांट को तो उसके लिए रेजिस्टेंट होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो यानी इसका मतलब हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ द पेस्ट, फ्रॉस्ट, साल्ट एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए रेजिस्टेंट प्लांट फॉर्मेशन। मतलब कहने का मतलब बायोटिक फैक्टर के लिए भी रेजिस्टेंट और एबायोटिक, मतलब जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है बायोटिक फैक्टर, जैसे इंसेक्ट, जैसे फंगस, जैसे बैक्टीरिया, तो उसके लिए हम प्लांट को रेजिस्टेंट कर देंगे। और एबायोटिक फैक्टर में से इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसके लिए फ्रॉस्ट हो गया, ये सब क्या हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाए और बायोटिक फैक्टर भी नुकसान नहीं पहुंचाए, तो उसके लिए हमको उसके लिए रेजिस्टेंट कर देते हैं उस प्लांट को। तो इसलिए करके वो किसके मदद से संभव है, तो एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी की मदद से संभव है। यानी आप प्लांट को बायोटिक फैक्टर के लिए भी रेजिस्टेंट कर दोगे और एबायोटिक, मतलब वो बायोटिक फैक्टर जो होगा वो बायोटिक फैक्टर हार्मफुल बायोटिक फैक्टर होगा और हार्मफुल इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, जो कि मेरे प्लांट को क्या कर रहा होगा, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ द पेस्ट, फ्रॉस्ट, साल्ट एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर रेजिस्टेंट प्लांट। अदर बोल रहा हूं, या दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर रेजिस्टेंट प्लांट, मतलब अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए जो रेजिस्टेंट प्लांट का हम लोग फॉर्मेशन करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पे आ जाइए। ऐसे बहुत सारा है। बायो रेमिडिएशन भी है। बायो रेमिडिएशन का मतलब हो गया कि जो सॉइल है उस सॉइल की जो फर्टिलिटी लॉस हो रखी है, तो उस सॉइल को हम लोग क्या करते हैं कि फर्टाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियर्ड आपका ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म की मदद से सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करते हैं, रीगेन करवा लेते हैं। तो इसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन, बायो मतलब क्या हो गया लिविंग, और रेमिडिएशन का मतलब हो गया उपचार। रेमिडिएशन का मतलब उपचार। क्लियर हो गया। तो बायो रेमिडिएशन का मतलब हो गया कि लिविंग का यूज करके आप क्या किए, सॉइल के जो फर्टिलिटी लॉस हो गया था उसको फिर से रीगेन करवा दिया, तो इसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। और वो उसमें भी कौन मदद करता है, तो एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी में ही वो आता है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट में आते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे आपका पॉइंट है कि जैसे समुद्र वगैरह में क्या होता है ना कि जहाज वगैरह चलता है, तो जहाज से ऑयल लगातार रिश्ता रहता है। तो ऑयल जो लगातार रिश्ता रहता है तो वो क्या करता है कि पूरे समुद्र के सरफेस एरिया को क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो वहां से गैसियस एक्सचेंज क्या होना है, कम। तो ये जो ऑयल रिसेगा ये क्या करेगा, समुद्र के ऊपर एक लेयर बना देता है, और इधर वाटर है। तो इधर जो वाटर है तो इस वाटर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ बोल दिया, डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करता है। और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन आता है कहां से, तो ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट से क्या होता है ना कि ऑक्सीजन इधर डिजॉल्व होता रहता है। लेकिन ये चूंकि लेयर यदि आ गया, यहाँ पे ऑयल का लेयर आ गया, तो ये जो इन्वायरमेंट का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जहां पे ये लेयर नहीं होगा
जहां पे ये ऑयल का लेयर नहीं होगा, ये ऑयल का लेयर है, ये ऑयल का लेयर आ गया वाटर के ऊपर, ऑयल लेयर। तो ये ऑयल लेयर यदि आपका है तो इस जगह पे ऑक्सीजन क्या हुआ, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहां अंदर वाटर में नहीं आ पाया। लेकिन जहां ऑयल का लेयर नहीं है वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आपका क्या हो गया कि अंदर आया और वाटर में क्या हुआ, डिजोल्व हो गया। तो ये ऑक्सीजन जब वाटर में आया तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ वाटर में आ ही नहीं पाया। तो ऑर्गेनिज्म यदि डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में कम होने लगेगा, वाटर में कम होने लगेगा, तो वो क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म होगी इसकी डेथ होने लगेगी। तो इसलिए करके ये स्पॉइलिंग बड़ा गड़बड़ है। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि उसमें क्या होगा, बहुत सारे वाटर में अलगी उलगी भी होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि ऑक्सीजन को छोड़ेगा और वाटर में वो डिजोल्व होगा। तो वो डिजोल्व होगा तो वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर से इन्वायरमेंट से भी डिजोल्व होगा तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा होगा, और उसके कारण उतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव कर पा रहा है। यदि आप केवल डिपेंड हो गए कि प्लांट जो सबमर्ज प्लांट है, जो पानी के अंदर प्लांट है, उसी वही जो ऑक्सीजन छोड़ेगा, वही जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा, उस पे आपके समुद्र के सारे ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो इस लेकर के क्या होता है कि ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा यदि ऊपर में ऑयल का लेयर आ गया तो इसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए एक आपका क्या है, सूडोमोनास पुटिडा। सूडोमोनास पुटिडा एक बैक्टीरिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सूडोमोनास पुटिडा, मोनास पुटिडा, क्लियर हो गया। और ये जो सूडोमोनास पुटिडा है, ये जो ऑयल का लेयर है या ऑयल एस्पॉइल्स है, ये ऑयल लेयर या ऑयल एस्पॉइल्स इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। और ये जो ब्रेक हो जाएगा तो इस तरीके से इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो अब ऑक्सीजन आपका रिफ्लेक्ट नहीं होकर के ऑक्सीजन अब डिजोल्व होने लगेगा। ये जो ब्रेक हुआ तो ब्रेक के बाद ऑक्सीजन क्या होगा कि अब डिजोल्व होने लगेगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे आप डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट में, तो ये सूडोमोनास पुटिडा जो है ये आपका जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है, जो क्या करता है, ऑयल जो आपका स्पॉइल्स होता है, जो बिखर जाता है समुद्र वगैरह में, उसको क्या करता है कि वहां पे तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद क्या होता है कि आपका जो डीओ का अमाउंट होगा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगा, वो आपका इंक्रीज करने लगेगा। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग करते हैं। बायो रेमिडिएशन कहीं भी वर्ड आएगा तो रेमिडिएशन का मतलब होता है उपचार और बायो का मतलब होता है लिविंग। तो लिविंग के मदद से जो भी गड़बड़ी है उसको यदि आप सही कर देते हैं तो उसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। बात समझ में आ गया। कहीं भी यदि लिविंग के मदद से किसी गड़बड़ी को यदि सही कर दिया जाए तो उसको किस हेडिंग के अंदर लाएंगे, बायो रेमिडिएशन के अंदर लाएंगे। समझ हम लोग जानते हैं कि इलिसा काम कैसे करता है और इलिसा हम लोग करते कैसे हैं, एकदम ध्यान से। और मैं स्टेप में इसको खाली आपको बना दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी। फुल फॉर्म तो कर ही दिया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो। यहाँ पे इम्यूनो वर्ड किसके लिए आया, एंटीबॉडीज के लिए आया, जिसके साथ में एंजाइम लिंक्ड क्या होता, और सॉर्बेंट मतलब पकड़ने वाला, और ऐसे वाला डिटेक्ट करना, ऐसे का मतलब डिटेक्ट करना। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे कैसे काम करता है ये हम लोग पता करेंगे। क्लियर। जैसे इलिसा के मदद से हम लोग पता करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को पता कर सकते हो, किसी भी डिजीज का पता इससे लगाया जा सकता है। क्लियर। तो कोई एक पर्टिकुलर डिजीज हम लोग पकड़ेंगे और उसको पकड़ करके डिटेक्ट करेंगे कि इलिसा में वो डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे एड्स का पता लगाते हैं इलिसा टेक्निक की मदद से। क्लियर हो गया। तो कैसे लगेगा, क्या होगा, ये हम आपको क्लियर करते हैं। पहले इलिसा करने के लिए एक इलिसा प्लेट होता है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको होगा इलिसा प्लेट का। इलिसा प्लेट, ये इलिसा प्लेट क्या होता है ना, ध्यान से देखना। ये इस तरीके का एक प्लेट होगा जिसमें कि इधर आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल और इधर आप बोलते हो वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में 12 वेल होंगे गिन करके, जैसे 1 2 3 इस तरीके से 12 वेल होंगे। इसमें वेल का मतलब इस तरीके से गड्ढा होगा। ये हो गया, एक प्लेट होगा और यही चीज उसमें फिक्स होगा। तो 12 वेल हो गए, 12 वेल हो गए। क्लियर।
और इधर यदि तुम वर्टिकल में आओगे तो वर्टिकल में तुम्हारे 8 वेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वेल होगा। तो 1 to 8 इधर हो गया, वर्टिकल में हो गया 1 to 8 और इधर हो गया 1 to 12, 1 से 12, 1 से 8, तो टोटल कितने वेल हो गए? 96, 96 वेल होंगे। तो इलिसा प्लेट चाहिए जिसमें कि हॉरिजॉन्टल में 12 वेल होते हैं और वर्टिकल में 8 वेल होते हैं। क्लियर? इलिसा करने के लिए इलिसा का पहले नीड क्या क्या चाहिए हमको उसका बात कर रहा हूं। और इलिसा करने के लिए आपको एंटीबॉडीज चाहिए। क्या चाहिए? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, मैं यहाँ पे एंटीबॉडीज को शॉर्ट में AB से अब लिखूंगा, ठीक हो गया? तो 2 टाइप के एंटीबॉडीज चाहिए, एक चाहिए प्राइमरी एंटीबॉडीज और एक चाहिए सेकेंडरी एंटीबॉडीज। अब कोई पूछे कि एंटीबॉडीज क्या है, तो जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है। जो बच्चे एकदम नए होंगे उसके लिए भी मैं उस तरह से बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। एंटीबॉडीज क्या है? तो एंटीबॉडीज बाइंड विथ एंटीजन, एंटीबॉडीज बाइंड विथ एंटीजन, बाइंड विथ एंटीजन, यानी एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड करेगा एंटीजन के साथ में। और जो नए बच्चे होंगे उसके लिए बोलता हूं एंटीजन वो जो कि डिजीज काउज कराए आपके बॉडी में, जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर दे, मेटाबॉलिज्म खराब कर दे, उसी को आप क्या बोलोगे? एंटीजन। और एंटीजन के साथ बाइंड कौन करेगा? एंटीबॉडी। क्लियर हो गया? तो एंटीबॉडी जो एंटीजन के साथ बाइंड करे, क्लियर हो गया? और एंटीजन जो कि एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करे, दोनों का डिफिनेशन उल्टा करोगे तो अपने आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें प्राइमरी एंटीबॉडीज क्या होगा? प्राइमरी एंटीबॉडीज किसको बोलेंगे? तो प्राइमरी एंटीबॉडीज वो एंटीबॉडीज जो डायरेक्ट एंटीजन के साथ बाइंड कर ले, डायरेक्ट बाइंड विथ एंटीजन। क्लियर हो गया? तो प्राइमरी एंटीबॉडी एकदम रे डायग्राम पे कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने के समय ही समझ में आ जाए। प्राइमरी एंटीबॉडीज डायरेक्ट बाइंड विथ एंटीजन। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होता है? तो सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड विथ प्राइमरी एंटीबॉडीज, बाइंड विथ प्राइमरी एंटीबॉडीज। इसका ऐसे डायग्राम होगा, ये एंटीजन है तो इस पे बाइंड कर लिया प्राइमरी एंटीबॉडीज, और इस प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ में बाइंड कर लिया सेकेंडरी एंटीबॉडीज। और इस सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ में एंजाइम जुड़ा हुआ होगा। एंड आउट? तो एकदम क्लियर डायग्राम के साथ में आपको डालना, ठीक है? अब यहां पे क्या होगा? तो इलिसा के लिए आपको इलिसा प्लेट चाहिए, एंटीबॉडीज चाहिए। कितने टाइप के एंटीबॉडीज चाहिए? 2 टाइप का। कौन कौन एंटीबॉडीज? प्राइमरी एंटीबॉडीज और सेकेंडरी एंटीबॉडीज। और एंजाइम किसके साथ लगा हुआ होगा? सेकेंडरी एंटीबॉडीज। प्राइमरी एंटीबॉडीज कौन सा एंटीबॉडीज होगा? जो डायरेक्ट एंटीजन के साथ बाइंड करे। और सेकेंडरी एंटीबॉडीज कौन सा एंटीबॉडी होगा? जो कि प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ में बाइंड करे। क्लियर हो गया? तो ये एकदम क्लियर रखेगा। तीसरा आपको चाहिए क्या? तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम जो सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ अटैच है, तो इस एंजाइम का नाम है HRP, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज, रेडिस पेरोक्सीडेज। हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। और ये जो एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट HRP का, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज का जो सबस्ट्रेट होगा वो सबस्ट्रेट होगा पारा नाइट्रोफिनॉल, PNP। तो यानी पारा नाइट्रोफिनॉल भी आपको चाहिए, पारा नाइट्रोफिनॉल। और इसी को हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज जब तोड़ेगा तो येलो कलर का प्रोडक्ट मिलेगा, येलो कलर प्रोडक्ट। कुछ कुछ मैकेनिज्म भी हो गई इसमें, और क्या क्या चाहिए वो भी आपका हो गया। आपको इलिसा करना है, इलिसा प्लेट चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए,
प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके साथ क्या लगा रहेगा, एंजाइम लगा हुआ होगा। वो एंजाइम जनरली क्या होता है, एचआरपी हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज होगा। और उसके बाद सबस्ट्रेट चाहिए, जो पीएनपी पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये सबस्ट्रेट है। किसका सबस्ट्रेट है, तो हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज का सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट किसका है, तो हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज का सबस्ट्रेट है। क्लियर हो गया, ये चाहिए आपको। अब कैसे काम होगा इलिसा के ऊपर, ये हम लोग देखते हैं। अभी हमको एड्स का डिटेक्शन करना है इलिसा से, यानी जो पेशेंट है उसको एड्स है या एड्स नहीं है, यही डिटेक्ट करना है। कोई डाउट नहीं है, ये चीजें आपका क्लियर है। तो हम अब स्टेप करेंगे कि इलिसा में क्या क्या स्टेप होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी नेगेटिव है। क्योंकि एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। क्लियर हो गया। तो यदि कोई पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव होगा, कोई पेशेंट बोल दिया तो पेशेंट ही हो गया। यदि कोई इंडिविजुअल एचआईवी पॉजिटिव होगा तो उसको एड्स हो जाएगा, और एचआईवी नेगेटिव होगा कोई इंडिविजुअल तो वो उसको एड्स नहीं होगा। तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि एड्स जो है, पेशेंट जो है वो एचआईवी पॉजिटिव है, इंडिविजुअल जो वो एचआईवी पॉजिटिव है या एचआईवी नेगेटिव है। करके दिखा देते हैं कि कैसे ये काम करता है। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से स्टेप कर देंगे, आपको कहीं दिक्कत हो ही नहीं सकता है। एकदम साफ सुथरा इसको आप लिख लीजिएगा किस तरीके से ये आपका मैं बोला, और ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये इलिसा प्लेट को छोड़ दिया केवल, यहाँ पे इलिसा प्लेट आपके पास में है। मेरे पास में दो इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल आया, दो इंडिविजुअल आया। जो इंडिविजुअल ए है एंड बी है, दोनों का मेरे को एचआईवी टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट करना है, एचआईवी टेस्ट, इलिसा टेक्निक से। क्लियर हो गया। तो पहले थोड़ा सा बेसिक हल्का सा दे देते। यदि कोई पेशेंट होगा जिसको कि एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है, क्लियर हो गया, तो ये एचआईवी जो वायरस होगा, उस वायरस का प्रोटीन उस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होगा। यदि किसी इंडिविजुअल को एचआईवी का इन्फेक्शन है, एचआईवी उसके बॉडी में है, तो इसका एचआईवी वायरस अपना प्रोटीन उस इंडिविजुअल के अंदर बनवा रहा होगा उसी के सेल के मदद से। तो इसका यदि किसी इंडिविजुअल के अंदर एचआईवी है, वायरस रेट्रो वायरस इसको बोलते हैं, यदि है तो उसका प्रोटीन उस इंडिविजुअल के अंदर बन रहा होगा। और इसी प्रोटीन के अगेंस्ट ये जो प्रोटीन बन रहा होगा, तो ये प्रोटीन क्या उस इंडिविजुअल का नॉर्मल प्रोटीन है? नहीं, फॉरेन प्रोटीन है। क्यों? तो एचआईवी का वायरस बाहर से आया है। नए बच्चे भी सीखिएगा, एचआईवी का वायरस ये जो इंडिविजुअल ए है, इस इंडिविजुअल ए में एचआईवी बाहर से आया, तो इसलिए एचआईवी के द्वारा बनाया गया प्रोटीन भी जो होगा वो फॉरेन प्रोटीन होगा। और उसी फॉरेन प्रोटीन को आप क्या बोलोगे? एंटीजन। कार्बोहाइड्रेट भी एंटीजन हो सकता है, लिपिड भी एंटीजन हो सकता है, लेकिन डीएनए और आरएनए एंटीजन की तरह काम नहीं करता है। एंटीजन का मतलब होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, जो आपके बॉडी को लड़ने के लिए मजबूर कर दे उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से, उसी को बोलते हैं एंटीजन। वो फॉरेन पार्टिकल जो आपके बॉडी के अंदर जाए और आपके जो बॉडी के अंदर जो सैनिक है, टी सेल बी सेल जो है, उसको लड़ने के लिए वो क्या करे, उसको प्रेरित कर दे, उसको एक्टिवेट कर दे, तो उसी पार्टिकल्स को, उसी मॉलिक्यूल को एंटीजन बोला जाता है, जो आपके बॉडी के अंदर सैनिक जो है उसको लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए करके मैं बोला कि इंडिविजुअल ए, उसके अंदर बाहर से एचआईवी आया, तो ये फॉरेन ऑलरेडी हो गया एचआईवी, और एचआईवी के द्वारा बनाया गया प्रोटीन भी फॉरेन प्रोटीन हो जाएगा, और ये आपका एंटीजन कहलाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल ए के अंदर नेचुरल रूप से प्रेजेंट नहीं था। हमारे अंदर नेचुरली जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है वो एंटीजन नहीं है, लेकिन यदि कोई बाहर से आए और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, तो वो प्रोटीन एंटीजेनिक प्रोटीन कहलाएगा। क्या हो गया? एंटीजेनिक प्रोटीन कहलाएगा। तो वो एंटीजन जो आपका है, ये जो एचआईवी के द्वारा बनाया गया प्रोटीन इस इंडिविजुअल ए के अंदर, वो एंटीजन के तरह काम करेगा, और इसी एंटीजन का हम लोग एंटीबॉडी बना रखे हैं।
हम लोग ने एंटीबॉडी इसी का फॉर्म किया, फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। तो इसके अगेंस्ट, इस एंटीजन के अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बना दिया। तो यानी ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। तो हमने इलिसा में जो यूज होने वाला प्राइमरी एंटीबॉडी है, वो जिसका करना है उसी के प्रोटीन के अगेंस्ट बना के रखते हैं। और फिर इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट यदि एंटीबॉडी बनाएंगे, मतलब इस एंटीबॉडी से बाइंड करने वाला यदि एंटीबॉडी बनाएंगे, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी एंटीबॉडी। वो भी बना लेंगे हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी। और ये प्राइमरी एंटीबॉडी इसलिए कराया क्योंकि डायरेक्ट ये बाइंड करेगा किसके साथ में, एंटीजन के साथ में। अभी भी आपको समझा रखा हूं। तो प्राइमरी एंटीबॉडी ये होगा, और प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ जो बाइंड करेगा एंटीबॉडी, वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। और इसी सेकेंडरी के साथ में एंजाइम लगा हुआ था। तो जिसका भी इलिसा से टेस्ट करना होता है, तो सबसे पहला काम करना होता है, जिस भी डिजीज का आप टेस्ट करोगे, उस डिजीज से रिलेटेड जो प्रोटीन होगा उसका एंटीबॉडी बना लेना पड़ता है, या उस पैथोजेन के अगेंस्ट क्या करेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। और कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके पास प्रोटीन तो होगा ही होगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्रोटोजुअन्स हो, वो प्रोटीन उसके पास में किसी ना किसी रूप में होगा। क्लियर हो गया। वायरस होगा तो प्रोटीन का कोट होता है, बैक्टीरिया होगा तो उसका सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब पे प्रोटीन होता है, या वो कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यानी प्रोटीन, बिना प्रोटीन का कोई ऑर्गेनिज्म संभव नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस चीज का इंफेक्शन है तो उसी का प्रोटीन लेकर के प्राइमरी एंटीबॉडी बना लेते हैं, और प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करने वाला एंटीबॉडी बनाते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी, और उसी के साथ एंजाइम को जोड़ देते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसेस था कि जिसका टेस्ट करना है, जिस बीमारी का, उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन के अगेंस्ट क्या बना लिया जाए, वो प्रोटीन जो होगा वो कहलाएगा एंटीजन, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया जाए, और वो एंटीबॉडी कहलाएगा प्राइमरी एंटीबॉडी। फिर उस प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया जाए सेकेंडरी एंटीबॉडी, और उसी सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम जोड़ दिया जाए, जो जनरली और मोस्टली HRP होता है, HRP, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। अब स्टेप आगे निकाले, इसको स्टेप को आगे निकालते आइए। अब यहाँ पे दो इंडिविजुअल मेरे पास में है, तो इस दोनों इंडिविजुअल से हमने क्या किया, ब्लड कलेक्ट कर लिया। ब्लड, दोनों से ब्लड कलेक्ट कर लिया, ब्लड को कलेक्ट कर लिया। फिर हो गया। तो ब्लड कलेक्ट करने के बाद, ब्लड कलेक्ट करने के बाद उससे सीरा आइसोलेट किया। सीरा मतलब सीरम, सीरा का मतलब सीरम। उस ब्लड जो कलेक्ट हुआ है उससे हम लोग सीरम आइसोलेट किए, सीरम। तो सीरम जो निकाले वो ए का भी सीरम है और बी का भी सीरम, और इसी सीरम में यदि उसको इन्फेक्शन हुआ है पैथोजेन का, HIV का, तो उसी सीरम में उस HIV का प्रोटीन प्रेजेंट होगा। यदि इन्फेक्शन हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो नहीं होगा, नहीं हुआ है तो नहीं होगा। और ये मैं सभी बच्चे को बता रखा हूं, फाउंडेशन से लेकर टारगेट से लेकर के सभी बच्चे को बता रखा हूं कि सीरम होता क्या। क्लियर हो गया। तो सीरम क्या होता है कि प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। यदि आप सीरम का बात बोलो तो सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। जो एकदम नए बच्चे होंगे फाउंडेशन के, तो वो केवल दिमाग में अभी रखेंगे। ऐसे मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रखा हूं, तो वहां पे मैं बता रखा हूं कि सीरम बनता कैसे है। तो सीरम कैसे होगा, तो प्लाज्मा में से क्या कीजिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दीजिए, तो वो बचा वो सीरम हो गया, और उस सीरम में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, उस सीरम में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और वो एंटीजेन का प्रोटीन भी होगा, एंटीजेनिक प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। यदि ए और बी इंडिविजुअल जो आया है वो HIV टेस्ट के लिए आया है, ये जो इंडिविजुअल ए और बी है इसका हम लोग को टेस्ट करना है HIV टेस्ट इलिसा की मदद से। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या किया, ए और बी इंडिविजुअल का ब्लड को कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करके उससे सीरम निकाला। सीरम निकाला, सीरम किसका, तो ए का और बी का।
यदि ए और बी में से जिसको इन्फेक्शन हुआ होगा एचआईवी का, उसके पास में उस एचआईवी वायरस का प्रोटीन प्रेजेंट होगा इस सीरम में, और नहीं हुआ होगा तो एचआईवी वायरस का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। तो डाउट, तो यानी जिसके पास प्रोटीन मिल गया एचआईवी वायरस का, यदि हम डिटेक्ट कर दिए कि इसके पास एचआईवी वायरस का प्रोटीन है, इसका मतलब उसको एड्स हो जाएगा या एड्स हुआ है, और नहीं मिलेगा तो इसका मतलब उसको एड्स नहीं हुआ है। तो आइए हम लोग काम करते हैं। अब इस सीरम को क्या करेंगे, इस सीरम को पोर कर देंगे। पोर का मतलब होता है उड़ेलना। इसको पोर कर देंगे किस पे, तो पोर इनटू इलिसा प्लेट पे। मैं शॉर्टेस्ट आपका एक डायग्राम बना करके समझाना चाह रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो पोर्ड कर दिए किस पे, तो इलिसा प्लेट पे। अभी आपको इलिसा प्लेट में आपको बना के दिखाया था कि इस तरीके से आपका इलिसा प्लेट होगा, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल में 12 वेल होंगे और वर्टिकल में 8 वेल होंगे। तो यहाँ पे क्या किए, 1 2 3 4 वेल ही हम लोग अभी देख रहे हैं। इसमें क्या किया कि ए वाले में ये जो पहला वाला वेल है, इसमें कंट्रोल कर दिया, इसको कंट्रोल, यानी इसमें ना ए का सीरम डालेंगे और ना बी का सीरम डालेंगे, उसको खाली रख देंगे। उसको क्या कर दिया, खाली कर दिया। और बी ए वाले, यहाँ जो आपका ये हो गया कंट्रोल, इसको बोला कंट्रोल, मतलब इसमें कुछ नहीं डाले तो कंट्रोल हो गया। ये एक नंबर जो वेल था उसको कंट्रोल बना दिया, और 2 नंबर जो वेल है, ये जो 2 नंबर वेल है, इसमें ए का सीरा डाल दिया, और 3 नंबर जो वेल है इस पे बी का सीरा डाल दिया। कोई डाउट है? तो पहला जो वेल था, ये दिख रहा होगा, जो पहला वेल था उसमें किसी का सीरा नहीं डाला, और जो दूसरा वेल है उस पे ए का सीरा डाल दिया उस वेल के अंदर, और जो बी वाला वेल है उसमें बी का सीरा डाल दिया, तीसरे नंबर वेल पे बी का सीरा डाल दिया। और बजाबते यहाँ पे लिख दिया 2 नंबर वेल ए एंड 3 नंबर वेल बी। नहीं तो पता चला बाद में एक्सपेरिमेंट करके और उल्टा पुल्टा कर दिए आप, तो पता चला जिसको एड्स है उसको नेगेटिव कर दिए एचआईवी, या जिसको नहीं है उसको एचआईवी पॉजिटिव कर दिए, तो बेचारा ऐसे ही उसका क्या होगा, सदमा से डेथ हो जाएगा। तो इस लेकर के एकदम बजाते इसको नेमिंग कर देते हैं कि फर्स्ट वेल सी लिख दिया, सी एकदम परमानेंट मार्कर से, और उसके बाद सेकेंड वेल ए एंड थर्ड वेल बी एकदम मार्कर से बजाते उस प्लेट के ऊपर हम लोग लिख देते हैं। अब बाकी वेल को सेलोफेन से क्या करते, कवर कर देते ताकि दोबारा हम लोग यूज कर सके। बाकी वेल मेरा खराब नहीं हुआ है, जितना ये प्लेट थोड़ा कॉस्टली होता है इसलिए करके थोड़ा सा कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है रिसर्च के लिए। तो बाकी वेल को हम लोग सेलोफेन से क्या करते हैं, कवर करते ताकि दोबारा हम लोग उसको यूज कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाला केस अभी हमने सीरम डाल दिया, और डाल करके इसको ओवरनाइट छोड़ देते हैं, रात भर इस प्लेट को छोड़ दिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लीव एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ओवरनाइट, रात भर के लिए इसको हम लोग छोड़ दिए। क्लियर? अब यहां पे क्या कर दिया कि इसको लीव कर दिया, छोड़ दिया ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए हम लोग इसको छोड़ दिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है। और जब सुबह आए तो आने के बाद क्या किए, इस इलिसा प्लेट को इस तरीके से क्या किए, पोर आउट कर दिए। मतलब उसमें जो सीरम डाले थे उस सीरम को ऐसे उड़ेल दिए। क्लियर हो गया? तो घबराइए नहीं, सीरम को उड़ेल दिए तो कुछ नहीं हुआ। उस सीरम में जो प्रोटीन होगा वो प्रोटीन इस वेल के साथ चिपक जाएगा, और हमको उसी को डिटेक्ट ही करना है। उस सीरम में जो एंटीजेन होगा वो एंटीजेन इसके साथ चिपक जाएगा और बाकी चीजें बाहर आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो मैं इसमें जो सीरम डाला था, तो ये जो सीरम डाला था, तो इसको फिर क्या करेंगे, ऐसे पोर आउट कर देंगे। रात में जब रात भर छोड़ा और सुबह आकर के उसको पोर आउट कर दिया। तो ओवरनाइट के बाद सुबह जब अर्ली मॉर्निंग हम लोग लेबोरेटरी के अंदर पहुंचते थे, तो उसको पहले क्या कर दिया कि पोर आउट कर दिया। पोर आउट करने के बाद एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि पोर आउट करने के बाद उसको जब पोर आउट कर दिया तो उसको, उस वेल को, अपने वेल को तो मेंशन ही कर लिया यहाँ पे, ये कंट्रोल था, ये ए का सीरम इसमें डाला था, इसमें बी का सीरम डाला था। तो इस वेल को फिर क्या कीजिए कि डिस्टिल वाटर डाल के 1-2 बार वॉश कर लीजिए। उससे भी डरिएगा मत, जो एंटीजेन होगा वो वेल के साथ टाइटली बाइंड है, वो डिस्टिल वाटर से हटने वाला नहीं है। या कार्बोनेट बफर से हम लोग उसको वॉश कर सकते हैं, या फॉस्फेट बफर से वॉश कर सकते हैं।
तो बफर से ही मोस्टली हम लोग उसको वॉश करते थे और हम लोग का बफर होता था फॉस्फेट बफर। तो उससे इसको क्या कर दिया, वॉश कर दिया। वॉश करने से ये हुआ कि जो भी अननेसेसरी चीजें उस वेल में लगी हुई थी वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एकदम क्लियर करिएगा, ये वेल है, सपोज इट ये इलिसा का वेल है, तो इस इलिसा के वेल में आपने सीरम जो डाल के ओवरनाइट छोड़ा था इसको फिर पोर कर दिया और फिर इसमें डिस्टिल वाटर नहीं तो फॉस्फेट बफर या नहीं तो कार्बोनेट बफर डाल करके ऐसे से वॉश करके इसको फिर से गिरा दिया। यहां तक आपकी काम खत्म हो गई, क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, अब क्या करेंगे कि जैसे ही इसका वॉश वगैरह करके इसको क्लियर कर दिए तो अब इसमें डालेंगे, इसके अंदर वेल में डालेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी। अब सी में भी डालेंगे, ए में भी डालेंगे और बी में भी डालेंगे। और सी में क्या नहीं डाला था केवल, तो जो पेस्ट जो इंडिविजुअल है उसका सीरम नहीं डाला था, सी में उसका सीरम नहीं डाला था। बाकी सारा काम जैसे कर रहे हैं ए और बी वेल के लिए उसी तरीके से सी के लिए भी करेंगे। तो अब क्या होगा कि इसमें अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे प्राइमरी एंटीबॉडी। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, हम आपका एक फ्लो चार्ट ही बना रहे हैं ताकि वो चार्ट से ही आपको समझ में आ जाए। ये आपका जो कंट्रोल था, ये ए वेल था, ये बी वेल था। तो इसमें आप क्या किया है कि प्राइमरी एंटीबॉडी आपने डाले होंगे। तो प्राइमरी एंटीबॉडी इस तीनों में डाले हो प्राइमरी एंटीबॉडी, और ये प्राइमरी एंटीबॉडी जो बना होगा ये HIV के वायरस के प्रोटीन के अगेंस्ट बना होगा, क्योंकि हम लोग एड्स का चेकिंग करने जा रहे हैं, HIV टेस्ट करने जा रहे हैं। तो HIV के प्रोटीन के अगेंस्ट ही ये प्राइमरी एंटीबॉडी बना होगा। नहीं समझ में आया, किसके अगेंस्ट बना होगा? तो HIV वायरस का जो प्रोटीन होगा उसी प्रोटीन के अगेंस्ट ये प्राइमरी एंटीबॉडी बना होगा। तो अब प्राइमरी एंटीबॉडी सी में भी डाल दिया, कंट्रोल में भी, ए वाले में भी डाल दिया, बी वाले में भी डाल दिया, और इसको 1 घंटा छोड़ दीजिए, 1 घंटा छोड़ दीजिए। आप पे डिपेंड करता है, आप 2 घंटा भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब इसको 1 घंटा छोड़ दिए और 1 घंटे के बाद इसको क्या कर दिया, वॉश कर दिए। 1 to 2 टाइम्स कर सकते हो, डिस्टिल वाटर से कर दो। बफर कितना बर्बाद करोगे, तो डिस्टिल वाटर से ही वॉश कर दो। ऐसे हम लोग बफर से वॉश करते थे, लेकिन आप यदि चाहोगे तो इसको 1 से 2 बार डिस्टिल वाटर से वॉश कर दो। तो वॉश करने से क्या होगा, इस तीनों वेल में क्या करोगे, डिस्टिल वाटर डाल दोगे। और डालने, मेरे पास एक्चुअली इलिसा प्लेट है नहीं, लेकिन इलिसा प्लेट जो वेल का जो बात कर रहा हूं, उस वेल फाउंडेशन बैच के बच्चे को भी वेल समझ में आ जाए। तो जैसे ये आप देख रहे हो ना, तो इसमें जैसे देखो ये होल है, ये होल है, ये होल है, तो यहीं पे ट्यूब टाइप का होल होगा इसमें, और इसी में हम लोग पुट करते हैं सैंपल। जैसे इसको मान लीजिए ये पूरा एक ऐसे गोल ऐसा होल होता है, ये पूरा गोल ऐसा होल होता है, ये पूरा गोल ऐसा, ऐसे करके यहाँ इधर से इधर हम लोग चलते कितना, तो आप 12 चलते, और ऐसे चलते नीचे 8 होगा। ये तीनों मिला करके, ये दिख रहा होगा, ये 3 मिला करके एक होल और एक कटोरी टाइप का पीछे ऐसे रहता है, मतलब ये चीज इसमें पुट होता है। ये जो आपका है, ये इस जगह पे अंदर से ऐसे पुट रहता है। तो अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। तो इस जगह पे ये कैप इस तरह से यहाँ पे अंदर में क्या होता है, पुट होता है, अंदर की तरफ होता है, और इसी को बोलते हैं क्या, वेल बोलते हैं। अब ये पहला वाला जो वेल है, तो यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे 1, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 3, और इस जगह पे लिख दिए C, यहाँ कर दिए A, यहाँ कर दिए B। अब जो भी बोल रहे पुट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे। तो ये इस तरह का वेल है इसके अंदर में, तो इस पे चीजें रह जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए अब यहां पे क्या है कि मैंने बोला कि आपने क्या किया कि इसको वॉश कर दिया, प्राइमरी एंटीबॉडी डाला, और 1 से 2 घंटा इसको रहने दिया। पुट प्राइमरी एंटीबॉडी एंड लीव इसको कितना, 1 आवर के लिए, इसको 1 आवर के लिए छोड़ दिए वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में। क्लियर? 1 घंटे के बाद आप उसको वॉश कर दिए कितना, 1 to 2 टाइम्स, डिस्टिल वाटर से कर दीजिए, नहीं तो आपके लेबोरेटरी में यदि बफर अवेलेबल है तो आप बफर से कर दीजिए, बफर 1 ऑफ द बेस्ट होगा। क्लियर हो गया? तो आप वहां पे वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद फिर वो जो आपका इलिसा प्लेट है
उस प्लेट में ये आपका 3 आपने वेल लिया, एक सी हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया। अब इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। कौन सा एंटीबॉडी? सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल करके 1 घंटे के लिए इसको भी छोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे, 2 से 3 बार वॉश करेंगे। तो यहीं पे लिख देते, चूंकि जगह मेरा कम है, तो ये जैसे 1 घंटे के बाद क्या करेंगे, 2-3 टाइम्स क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। 1 to 2 टाइम्स या 2 to 3 कर दीजिए, 2 to 3 कर दीजिए, थोड़ा वॉशिंग अच्छे से कर दीजिए, 2 to 3 टाइम्स कर दीजिए। 2 बार भी कर दोगे तो काफी है, 3 बार कर दोगे तो अच्छा ही है। एक्चुअली वॉशिंग से होगा क्या, ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, तो प्राइमरी एंटीबॉडी किसके साथ बाइंड करता है, एंटीजन के साथ। ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, अब इसको घुमा करके एरो कर रहा हूं, तो प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड्स विथ किसके साथ में, ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है बाइंड्स विथ किसके साथ में, तो बाइंड्स विथ एंटीजन। और सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड विथ किसके साथ में, प्राइमरी एंटीबॉडी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो प्राइमरी एंटीबॉडी डाले हो तो उसके बाद वॉश 2 to 3 टाइम्स क्यों करोगे, इसलिए करोगे कि जो एंटीबॉडी बाइंड नहीं किया हुआ है एंटीजन के साथ में, वो उस वाटर के साथ में बाहर निकल जाए। सपोज दैट, एकदम क्लियर करिए कॉन्सेप्ट, एकदम ऑनलाइन पे भी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। सपोज दैट ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, तो यदि ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ में बाइंड किया हुआ है, तो इसको यदि हम लोग वॉश करेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। और यही एंटीबॉडी है, फिर यही आपका एंटीबॉडी था, क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, ये जो ये भी एंटीबॉडी हो गया, ये भी एंटीबॉडी, दोनों एक ही जैसा हो गया। अब ये एंटीबॉडी क्या किया, यहां पे एंटीजन के साथ बाइंड कर लिया, और ये एंटीबॉडी जो इस एंटीजन के साथ बाइंड नहीं किया, लेकिन इसमें पड़ा हुआ रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा। जैसे पानी डाल के वॉश करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा, और ये इसी के साथ रह गया क्योंकि एंटीजन के साथ बाइंड किया हुआ है। नहीं समझ में आया, ये एंटीबॉडी यहाँ पे क्यों रह गया, वॉश करने के बाद भी ये बाहर क्यों नहीं निकला, क्योंकि एंटीजन के साथ बाइंड किया हुआ है। और एंटीजन जो है इलिसा प्लेट के वेल के साथ बाइंड किया हुआ है। ये एंटीजन जो है ये इलिसा प्लेट के वेल के साथ बाइंड किया हुआ है, और उसके बाद ये एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ बाइंड कर लिया। और ये एंटीबॉडी यदि सपोज डेट यहां पे बाइंड कर लिया, आपका सूडो फॉल्स बाइंड कर लिया, जाके जस्ट खाली यहां पे बैठा हुआ है, तो जब वॉश करने लगेंगे तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये एंटीजन के साथ बाइंड किया, और वो एंटीजन चिपका हुआ इलिसा प्लेट के साथ। और लेकिन ये एंटीबॉडी क्या होगा बाहर, क्योंकि ये कोई एंटीजन के साथ बाइंड, तो इसीलिए के वॉश करते हैं, ताकि जो अननेसेसरी एंटीबॉडी है जो कि इलिसा प्लेट के साथ खाली बाइंड किया हुआ है, किसी एंटीजन के साथ बाइंड नहीं किया हुआ है, तो वो क्या हो जाए कि बाहर निकल जाए। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो इसलिए के वॉश करते हैं। फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल करके 1 घंटा उसको छोड़ा, और छोड़ने के बाद 2 to 3 टाइम्स क्या क्या वॉश कर दिया। तो फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी इसलिए आपको वॉश करने की जरूरत पड़ गई सेकेंडरी एंटीबॉडी रहने के बाद, कि ये जो अभी आपका सपोज दैट ये आपका प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड किया हुआ था, और इस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में ये सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड करे, सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर ले प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में। ध्यान से देखिएगा, ये प्राइमरी एंटीबॉडी है और इसके साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी आकर के बाइंड कर दिया। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, सेकेंडरी एंटीबॉडी का कलर चेंज कर दिया, ब्लू से है। और ये हुआ आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये भी आपका हुआ सेकेंडरी एंटीबॉडी, देख लीजिए ब्लू कलर। मार्किंग करिएगा, एंटीजन है HIV वायरस का प्रोटीन, इसके साथ में ये आपका प्राइमरी एंटीबॉडी हो गया, ये बाइंड किया, क्लियर। और इस प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर ये सेकेंडरी एंटीबॉडी ब्लू कलर का बाइंड किया, और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या किया, केवल वेल में इस तरीके से प्रेजेंट है, वेल में इस तरीके से आपका प्रेजेंट है, वेल में जस्ट प्रेजेंट है, एकदम क्लियर।
तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया और प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड किया हुआ। लेकिन ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये तो अभी गिर रहा है, ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी आपका कोई एंटीजन के साथ, एंटीबॉडी के साथ, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं किया। तो जैसे वाश करूंगा तो वाश करने के बाद ये क्या होगा, गिर गया बाहर। लेकिन ये वाश किया तो ये गिरा बाहर, नहीं गिरा। यानी सेकेंडरी एंटीबॉडी आपका बाहर नहीं गिरा क्योंकि वो किस पे बाइंड किया, प्राइमरी एंटीबॉडी। और ये प्राइमरी एंटीबॉडी वाश के समय बाहर इसलिए नहीं निकला क्योंकि ये एंटीजन के साथ बाइंड किया। और वो एंटीजन किसका है, तो HIV वायरस का है, प्रोटीन है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो ये आपका अननेसेसरी जो एंटीबॉडी होगा, यदि अननेसेसरी प्राइमरी एंटीबॉडी इस वेल में होगा तो वो बहा करके बाहर निकल जाएगा। यदि अननेसेसरी सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा तो वो भी बहा करके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो अननेसेसरी किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए इलीसा में वॉश कर देते हैं। आपने जैसे सीरम डाला था तो सीरम डालने के बाद भी ओवरनाइट रखा और ओवरनाइट रखने के बाद जब सुबह में आया तो आपने इसको क्या कर दिया था, वॉश कर दिया था 2 to 3 टाइम्स। इसलिए बात किया था कि जो भी उसके एंटीजन होंगे वो एंटीजन तो उस वेल के साथ बाइंड कर लिया होगा, बाकी जो भी अननेसेसरी चीज होगा वो बाहर करके क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इलीसा में वॉशिंग इसलिए किया जाता है तो कि जो भी अननेसेसरी चीज है जो कि वहां पे काम का नहीं है वो क्या हो कि बहा करके बाहर निकल जाए। इसलिए करके आप क्या करते हो, उसमें ध्यान से देखना कि उसमें आप क्या करते हो कि वॉशिंग स्टेप लगाते हो। तो पहला जब सीरम डाले थे और ओवरनाइट छोड़े थे तो एक वॉशिंग वहां पे कर दिया ताकि उस सीरम के साथ जो भी अननेसेसरी चीजें हैं वो बाहर आ जाए, जो एंटीजन है वो तो वेल में चिपक जाएगा। फिर उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी पुट किए थे, 1 घंटा छोड़ने के बाद फिर वॉश कर दिए 2 to 3 टाइम्स। और वॉश इसलिए कि जो कि अननेसेसरी जो प्राइमरी एंटीबॉडी होगा जो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं किया हुआ वो बाहर निकल जाएगा। फिर उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला, उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डाला और सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने के बाद 1 घंटा छोड़ दिया और 1 घंटे के बाद 2 to 3 टाइम्स वॉश किया ताकि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ नहीं बाइंड किया हो वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए 2 to 3 टाइम्स। एकदम क्लियर करिएगा। अब क्या हो गया कि ये अब हमारा एंटीबॉडी ट्रीटमेंट के बाद इलीसा प्लेट तैयार हो गया डिटेक्ट करने के लिए कि अब आपका ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ये C वाला कंट्रोल था, A वाला आपका इंडिविजुअल A का सीरम डाला हुआ था और B वाले वेल में ये जो फर्स्ट वेल था वो कंट्रोल था, इसमें किसी का सीरम नहीं था। और सेकेंड वेल में A वाला इंडिविजुअल का सीरम था और थर्ड वेल में B वाला इंडिविजुअल का सीरम था। अब एंटीबॉडी जब आपने इसमें डाल दिया है, सेकेंडरी एंटीबॉडी जब इसमें डाल दिया और वॉश भी कर लिया है तो अब एक ही चीज प्रेजेंट आपको डालना पड़ेगा जो होगा PNP, फॉस्फोनाइट्रोफिनॉल, जो कि आपका HRP का क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। तो अब ये जो प्लेट है ये दिख रहा होगा आपका, इस प्लेट में आप तीनों में क्या करोगे, तीनों वेल में PNP पुट करोगे। PNP दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा है। ये PNP पुट करिएगा और PNP पुट करने के बाद गुड लक बेड लक आप ही बोलिएगा। ये जो PNP आप पुट करे हैं ये C, ये 1 नंबर वेल, ये 2 नंबर वेल, ये 2 नंबर वेल और ये 3 नंबर वेल। तो ये हो गया कंट्रोल, ये हो गया A और ये हो गया B। हो गया। तो ये जो A वाला जो वेल है इस वेल में येलो कलर अपीयर हो गया, येलो कलर PNP जैसे डाला तो यहां पे आपका क्या हो गया, येलो कलर अपीयर हो गया। और ये कलरलेस ही रह गया, कलरलेस। और ये भी आपका रह गया कलरलेस। सेकेंड वेल आपका, सेकेंड वेल येलो कलर का है, थर्ड वेल कलरलेस है और फर्स्ट वेल जो कंट्रोल था वो भी कलरलेस है। आपको क्या लग रहा है कौन HIV पॉजिटिव है, A वाला, B वाला या C वाला? A वाला, क्योंकि येलो कलर है। अब येलो कलर कैसे आया होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो येलो कलर कैसे आया होगा, तो ये जो आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा इस पे जो इंजाइम है, ये जो इंजाइम है, ये इंजाइम क्या किया है, तो PNP को तोड़ा है और तोड़ा है तो येलो कलर प्रोडक्ट मिला है, येलो कलर प्रोडक्ट मिला है। अब ध्यान से हम रिवर्स जा रहे हैं, येलो कलर प्रोडक्ट मिला है। ये जो इंजाइम है, ये इंजाइम कौन सा है, HRP। पूरा बता रखा हूं, HRP। ये जो इंजाइम सेकेंडरी एंटीबॉडी पे HRP है वो PNP को ब्रेक कर दिया
प्रोडक्ट में, और किस कलर का प्रोडक्ट में, तो येलो कलर का प्रोडक्ट में। इसका मतलब सुनिएगा, यदि येलो कलर का प्रोडक्ट बना है तो इसका मतलब रिवर्स जा रहा हूं, उल्टा, येलो कलर का प्रोडक्ट बना है इसका मतलब वहां पे पीएनपी है, और पीएनपी एक्चुअली ये जो येलो कलर का प्रोडक्ट बना है इसका मतलब पीएनपी टूटा है। पीएनपी क्या हुआ, टूटा। यदि येलो कलर का प्रोडक्ट यदि किसी वेल में बना है तो इसका मतलब पीएनपी ब्रेक किया है। पीएनपी ब्रेक तब किया है जब वहां पे एंजाइम एचआरपी प्रेजेंट है, और एचआरपी यदि एंजाइम प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पे सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और यदि सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पे प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और यदि प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे एंटीजन प्रेजेंट है, किसका, तो एचआईवी का। इस तरीके से आपका डिटेक्ट हो गया। अब इसको सीधा करके एक बार लाइए, यदि एचआईवी का एंटीजन होगा तो उसके साथ बाइंड कर लेगा प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी, और सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ में एंजाइम लगा हुआ होगा एचआरपी, वो एचआरपी क्या करेगा, पीएनपी को तोड़ करके येलो कलर का प्रोडक्ट में ला देगा। और एक होता है इलिसा रीडर, यदि बहुत कम अमाउंट में भी यदि आपका पीएनपी टूटा होगा तो इलिसा रीडर में जैसे ही प्लेट डालेंगे और स्कैनिंग करेंगे तो आपको वहां पे इंटेंसिटी बता देता है कि इतना इंटेंसिटी आपका है, और नहीं तो आपका 0-0 कर देगा, आपका 0-0 कर देगा, और नहीं तो आपको इंटेंसिटी बताए जैसे 0.1, 0.2 इस तरीके का। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि एंटीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है उसमें। बात समझ में आया? हमें तो रीडिंग में आ जाएगा 0-0 तो समझ जाइए कि उसमें आपका कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ना प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी उसको प्रेजेंट। तो ये आप सी क्यों लिए, तो सी क्यों लिए, कंट्रोल क्यों लिए, कंट्रोल इसलिए लिए ताकि इलिसा प्लेट का भी चेकिंग हो गया कि जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो इलिसा प्लेट के साथ तो टाइटली बाइंड नहीं कर लेता है। यदि वो टाइटली बाइंड कर लेता तो सूडो रिजल्ट सबका दे देता, इसीलिए करके सी में सीरम नहीं डाले, उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डाले, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाले, और जो वाश करना हो तो किए ही। तो यहां से सी लेने का मतलब मेरा ये था कि इलिसा प्लेट की चेकिंग हो रही है कि इलिसा प्लेट तो टाइटली बाइंड नहीं कर पा रहा है प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में और उसके साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी। क्लियर हो गया? तो अब यहां से आइए, ये जो येलो कलर आया है ए वाला वेल का, इसका ये जो इंडिविजुअल है ए इंडिविजुअल, ये आपका क्या है, एचआईवी पॉजिटिव दिख रहा होगा, एचआईवी पॉजिटिव। अब इसको रिवर्स लीजिए, ये येलो कलर आया है इसका मतलब पीएनपी ब्रेक किया होगा, ये येलो कलर आया है इसका मतलब क्या ब्रेक किया होगा, पीएनपी ब्रेक किया होगा, और यदि पीएनपी ब्रेक किया है इसका मतलब वहां पे एचआरपी एंजाइम होगा, और एचआरपी एंजाइम है इसका मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी है इसका मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी होगा, और प्राइमरी एंटीबॉडी है तो एंटीजन वहां पे प्रेजेंट होगा। और उल्टा आइएगा, इस वेल ए में एंटीजन होगा एचआईवी वाला एंटीजन, एचआईवी एंटीजन एचआईवी का, उस एचआईवी के एंटीजन के साथ बाइंड कर लिया होगा प्राइमरी एंटीबॉडी, और उस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके साथ में एचआरपी लगा हुआ है, और जब उसमें सबसे पीएनपी डाला गया तो एचआरपी क्या किया, बीएनपी को तोड़ दिया और येलो कलर का प्रोडक्ट बना दिया। तो येलो कलर से डिटेक्ट हो गया कि आपका वहां पे एचआईवी का एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए करके इंडिविजुअल ए जो हो गया ये एचआईवी पॉजिटिव हो गया, एचआईवी पॉजिटिव हो गया, और इंडिविजुअल बी जो हो गया ये एचआईवी नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये सेम तरीका लगाते हैं, लेकिन यहां पे क्या करेंगे कि रिप्रोडक्शन में हम आपको पढ़ाए थे एफसीजी टेस्टिंग, एफसीजी का टेस्टिंग, एफसीजी का जो टेस्टिंग यूरिन में हम लोग करते हैं तो उससे हमको पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी का केस है या प्रेगनेंसी का केस नहीं है। यदि एफसीजी यूरिन में प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी का केस है, और यदि एफसीजी यूरिन में प्रेजेंट नहीं तो प्रेगनेंसी नेगेटिव हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे ये पूरा समझ में आ गया कि फिर एक बार बोले, एक बार बोल देते हैं, फिर उसको आप रिपीट करिए कि नहीं करिएगा, हम ही रिपीट कर देते हैं। जैसे इंडिविजुअल ए और बी लिया और दोनों का ब्लड कलेक्ट किया, उससे सीरम निकाला, तो सीरम ए हो गया, सीरम बी हो गया, और इस सीरम को क्या किया कि वेल 2 में ए का सीरम डाल दिया, वेल 3 में बी का सीरम डाल दिया, और 1 नंबर वेल में कोई भी सीरम नहीं डाला, और उसके बाद ओवरनाइट उसको छोड़ दिया। उसके बाद आया तो सुबह में उसको वॉश कर दिया 2 to 3 टाइम्स, फिर उस वेल में तीनों वेल में पुट कर दिया प्राइमरी एंटीबॉडी, और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया, 1 आवर्स के लिए इसको छोड़ दिया। 1 आवर्स के छोड़ने के बाद प्राइमरी एंटीबॉडी को उस वेल में 1 घंटे छोड़ने के बाद उसको वॉश कर दिया 2 to 3 टाइम्स, और फिर जाकर के उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी पुट किया, और सेकेंडरी एंटीबॉडी पुट किया, फिर 1 घंटा छोड़ा, फिर
टू थ्री टाइम्स क्या किया, वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद फिर क्या कर दिया कि ये जो आपका इलिसा प्लेट है उसमें सबस्ट्रेट डाला क्या, पीएनपी। कौन सा सबस्ट्रेट, पीएनपी। जिस वेल में पीएनपी ब्रेक कर जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें ब्रेक नहीं करेगा वो नेगेटिव है। और ब्रेक करना दिख जाएगा कलर से, जैसे उसका कलर येलो होने लगा वेल का, तो समझ जाओ कि वहां पे आपका पीएनपी ब्रेक कर गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या 1 एंड 2 एंड 3 पे तीनों में पीएनपी डाला। पीएनपी डालने के बाद देखा कि ए वाला येलो कलर हो गया और सी और जो आपका बी है वो कलरलेस है। इसका ए वाले में क्या होगा, पीएनपी ब्रेक किया होगा। तो इसका मतलब हो गया कि पीएनपी को तोड़ने वाला एंजाइम एचआरपी प्रेजेंट है और वो एचआरपी सेकेंडरी एंटीबॉडी पे प्रेजेंट होगा। और सेकेंडरी एंटीबॉडी यदि है इसका मतलब उस वेल में प्राइमरी एंटीबॉडी है, और यदि प्राइमरी एंटीबॉडी है तो इसका मतलब हो गया कि एंटीजन प्रेजेंट है एचआईवी वायरस का प्रोटीन। तो ये एचआईवी वायरस का प्रोटीन यदि किसी के बॉडी में प्रेजेंट है तो एचआईवी पॉजिटिव हो गया। अब इसी से ये एससीजी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे दो फीमेल आया ए और बी, और इसको हम लोग को एससीजी टेस्टिंग करना है। तो अब यहां से ब्लड नहीं लेकर के क्या लेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे यूरिन। ब्लड नहीं लेकर के ए और बी का क्या ले लेंगे, यूरिन ले लेंगे, यूरिन। और ये जो यूरिन लेंगे इस यूरिन को आप क्या करेंगे, पोर कर देंगे। 2 नंबर वेल में ए का और 3 नंबर वेल में बी का यूरिन को पुट कर देंगे, और सी वाला वैसे ही फ्री छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। फिर इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे, फिर इसको पुट करेंगे, इसमें डालेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी, और वो प्राइमरी एंटीबॉडी अब एससीजी के अगेंस्ट बना हुआ होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इंडिविजुअल ए और बी का एससीजी टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्टिंग कर रहे हैं। और प्रेगनेंसी टेस्टिंग जो होता है वो एससीजी से डिटेक्ट होता है, एससीजी से। इसलिए एंटीबॉडी जो मेरा बनेगा वो किसके अगेंस्ट बनेगा, एससीजी के अगेंस्ट। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे जो प्राइमरी एंटीबॉडी लेंगे वो प्राइमरी बॉडी एंटी एससीजी होगा, यानी एससीजी के अगेंस्ट मेरा एंटीबॉडी होगा। तो हम यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी पुट कर दिए 1 घंटे के लिए, फिर वॉश कर दिया 2 to 3 टाइम्स। प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद 2 to 3 टाइम वॉश किया, फिर इसमें डाला सेकेंडरी एंटीबॉडी 1 घंटे के लिए, फिर 2 to 3 टाइम्स वॉश कर दिया, और वॉश करने के बाद फिर उसमें पीएनपी डाला। सपोज ए वाला में येलो कलर आ गया, ए वाला में येलो कलर आना ये बताता है कि पीएनपी ब्रेक क्या होगा। यदि पीएनपी ब्रेक किया तो इसका उसका एंजाइम सेकेंडरी एंटीबॉडी पे होगा, और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होगा वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया होगा, और प्राइमरी एंटीबॉडी एससीजी के साथ बाइंड किया होगा, क्योंकि एससीजी के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी। तो अब एससीजी यदि यूरिन में है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गया, और यदि एससीजी यूरिन में नहीं है तो प्रेगनेंसी क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से ये पता चल जाएगा कि ये जो ए जो है ये आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, और बी जो है वो प्रेगनेंसी नेगेटिव है। बस ये समझ में आ जाएगा कि पीला कलर आया, येलो कलर आया तो इसका मतलब हो गया कि वो पॉजिटिव हो गया, और नहीं आया तो नेगेटिव हो गया। अब जिसका टेस्ट करना है उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना है। सुनिए क्या बोले, जिसका टेस्ट करना है उसके अगेंस्ट, एचआईवी का टेस्ट करना तो एचआईवी प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया, एससीजी का टेस्ट करना तो एससीजी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया, यदि मलेरिया का टेस्ट करना हो तो मलेरिया के अगेंस्ट आप क्या करोगे, एंटीबॉडी बनाओगे। ये जो तुम देखते हो ना कि किट जो तुम्हारा आता है, ये जो किट आता है यहाँ पे 1 ड्रॉप ब्लड डालते हो गए, यहाँ पे आपका कंट्रोल होता है, और इसी के आगे यहाँ पे आपका डिटेक्टर होता है। तो ये जो कंट्रोल होता है इसमें भी कंट्रोल होता है। तो ये जो लाइन आपको दिखता होगा ना उसमें, ये इलिसा पे ही बेस्ट है। किस पे बेस्ट है, इलिसा पे। वो जो आप देखते हो मलेरिया का, डेंगू का किट आया हुआ है वो इलिसा किट है, और एंटीबॉडी बेस्ड होता है। और एंटीबॉडी बेस्ड यदि कोई डायग्नोस्टिक किट है ना, डायग्नोस्टिक किट, इसका वो मोर सेंसिटिव होगा। नैनोग्राम रेंज में भी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो इलिसा किट डिटेक्ट कर लेगा। यानी आपके बॉडी में पैथोजेन का अमाउंट अभी बहुत कम है, नैनोग्राम रेंज में ही है, लेकिन आपका इलिसा किट डिटेक्ट कर लेगा तो आपको इलाज करने में बहुत सुविधा हो जाएगी, आपको लंबा समय मिल जाएगा एंटीबायोटिक चलाने के लिए। कोई डाउट नहीं, एकदम खाली फॉर्मूला यही दिमाग में रखना कि जिसका टेस्ट करना है उसी का प्राइमरी एंटीबॉडी बनाना है। एससीजी का टेस्ट करना तो एससीजी के अगेंस्ट, एचआईवी का टेस्ट करना तो एचआईवी के अगेंस्ट, मलेरिया का करना है तो प्रोटोजोआ के अगेंस्ट, प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज है आपका मलेरिया। तो जिसका टेस्ट करना है उसी के अगेंस्ट आप क्या करोगे, एंटीबॉडी प्राइमरी बना लोगे, प्राइमरी के अगेंस्ट सेकेंडरी बना लोगे, और उसी सेकेंडरी पे एचआरपी लगा दोगे, और फिर जैसे पीएनपी डालोगे, येलो हुआ तो समझ आना पॉजिटिव है, नहीं हुआ तो नेगेटिव। ये हो जाएगा क्लियर एकदम।
कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर है। इलिसा में एक शॉर्ट लगाइए, अभी इलिसा में शॉर्ट। तो पहला क्या किए कि सैंपल पुट कर दिए इलिसा प्लेट में, क्लियर हो गया। अब उस सैंपल जब पुट किए ओवरनाइट छोड़ करके और आकर के वॉश कर दिए, तो ओवरनाइट छोड़ करके फिर आकर के वॉश किए, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी पुट किए, 1 घंटा के लिए छोड़े और फिर आकर के 1 घंटा के लिए इसको छोड़ दिए, 1 घंटा डालने के बाद अब फिर इसको वॉश कर दिए 2 to 3 टाइम्स, शॉर्ट कर रहा हूं। फिर उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी डाले और फिर जाकर के 1 घंटा के लिए छोड़ दिए और छोड़ने के बाद फिर वॉश कर दिए और फिर जाकर के सबस्ट्रेट डाले पीएनपी, और पीएनपी डालने के बाद जिसमें कलर आ गया येलो कलर, और जिसमें येलो कलर नहीं आया, नॉट एपियर येलो कलर, यहाँ पे नॉट एपियर येलो कलर, तो ये क्या हो गया, जिसमें येलो कलर आया वो पॉजिटिव हो गया और जिसमें एपियर नहीं हुआ येलो कलर तो वो नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया। ये शॉर्टेस्ट आपका हो गया, आप इसको बस उसी को डिटेलिंग किए थे। क्लियर हो गया, ये आप देख लीजिएगा। सैंपल पुट कर दो, इलिसा प्लेट में वॉश कर दो, प्राइमरी एंटीबॉडी उसी में डाल दो, 1 घंटे के लिए छोड़ो वॉश करो, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालो, 1 घंटे के लिए छोड़ो वॉश करो, फिर सबस्ट्रेट डालो पीएनपी, जिसमें एपियर हो जाएगा येलो कलर वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें एपियर नहीं होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। एक बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस में आपका एक आ रहा था जीन थेरेपी, ये आपका केस आ रहा था, ये पेन नहीं चला, जीन थेरेपी। तो ये जो जीन थेरेपी आपका है, ये नाम से ही पता है कि जीन थेरेपी का मतलब होता है इलाज, उपचार, हिंदी मतलब होता है। तो किसके द्वारा? जीन के द्वारा। यानी क्या करना है कि जो एबनॉर्मल जीन है उसको रिप्लेस कर देना है, उस जगह पे नॉर्मल जीन को पुट कर देना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला जो जीन थेरेपी हुआ है जिसका किया गया है, उस बीमारी का नाम है, उस सिंड्रोम का नाम है SCID। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछे कि फर्स्ट जीन थेरेपी किस सिंड्रोम का हुआ है, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का हुआ, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम SCID। क्लियर हो गया। इस SCID में जो जीन डैमेज था, जो म्यूटेटेड जीन था, वो जीन था ADA जीन। ADA जीन का प्रोडक्ट क्या बनता था? ADA यदि नॉर्मल होता तो इसका प्रोडक्ट बनता है एडिनोसाइन डीएमिनेज। एज लग गया तो एंजाइम हो गया एडिनोसाइन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज। क्लियर हो गया। तो एडिनोसिन डीएमिनेज बनेगा। तो यदि SCID में ADA जीन एबनॉर्मल है या म्यूटेटेड है तो एडिनोसिन डीएमिनेज या तो एबनॉर्मल बनेगा या नहीं भी बन सकता है। क्लियर हो गया। तो SCID में म्यूटेशन किस जीन पे हुआ? तो ADA जीन पे हुआ और उसके कारण एबनॉर्मल एडिनोसिन डीएमिनेज बना, एडिनोसाइन डीएमिनेज, या नहीं तो नहीं भी बन सकता है। ऐसा म्यूटेशन हो गया कि इसका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, दोनों केस हुआ। और यदि बनेगा तो एबनॉर्मल बनेगा एडिनोसाइन डीएमिनेज, या नहीं तो बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गया। एडिनोसिन डीएमिनेज। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो जीन थेरेपी हम लोग करेंगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए, एनिमल में यदि किसी जीन को भेजना है, एनिमल के सेल के अंदर किसी डीएनए को पुट करना है, तो उसके लिए एनिमल के लिए वेक्टर होता है डिसआर्म्ड वायरस। वेक्टर होगा डिसआर्म्ड वायरस। यानी ये करना है कि जो वायरस है उस वायरस में जो डिजीज काउज कराने वाला जीन है उसको हटा देना है और हटा करके अपना जो जीन उस एनिमल के अंदर भेजना है, उस जीन को उस जगह पे पुट कर देना है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि क्लियर करिएगा कैसे इसमें हम लोग काम करते हैं, क्लियर एकदम साफ सुथरा कॉन्सेप्ट के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा ये आपका डिसआर्म्ड वायरस होगा। तो यदि वायरस यदि आपके पास में है तो यहाँ पे जनरली हम लोग लेते हैं रेट्रोवायरस।
कौन सा वायरस लेते हैं? डिसआर्म्ड रेट्रो वायरस लेते हैं। क्लियर हो गया? जो HIV वायरस जो है वो रेट्रो वायरस ही है, जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA होगा और जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा जो कि RNA को DNA में कन्वर्ट कर देगा। सभी बच्चे इसको सुनेंगे। अब यहाँ पे बोला कि जो डिसआर्म्ड वायरस है ये बनाएंगे कैसे और कैसे ये जेनेटिक इंजीनियर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक वायरस है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक वायरस है और इस वायरस के पास में यदि RNA वायरस है तो RNA से वो DNA बनाएगा। RNA से क्या बनाएगा? सबके अंदर DNA। तो मैं बोला कि यहाँ पे इस वायरस के पास में ये DNA है, DNA लेकर के मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं। ये DNA है और इस DNA वाले पोर्शंस पे यहाँ पे ये डिजीज काउज कराने वाला जीन है। ये डिजीज काउजिंग, इतना तो नहीं लिखूंगा डिजीज काउजिंग जीन, क्योंकि ज्यादा लिखने के बाद ये आपको देखने में दिक्कत। डिजीज काउजिंग जीन है, लिखा गया ये। तो डिजीज काउजिंग जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब डिसआर्म्ड कहने का मतलब हो जाएगा कि जैसे शोले आप मूवी यदि देखे होइएगा, इस तरह बहुत सारी कहानी है लेकिन बोलने में नहीं ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको बोल देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो शोले मूवी में जैसे आप देखे होइएगा तो गब्बर जो था वो बोला कि ये हाथ दे दे ठाकुर, तो ठाकुर का हाथ ले लिया इसलिए ताकि ठाकुर लड़ नहीं सके। ठाकुर का जो हाथ है वो क्यों ले लिया गया? ताकि ठाकुर लड़ नहीं सके। तो ठाकुर को डिसआर्म्ड कर दिया गया ताकि वो लड़ नहीं सके गब्बर से। बस वही बात है। यहाँ पे यदि आप लोग कभी मूवी बनाइएगा तो आपको बोलना पड़ेगा ये हाथ दे दे ठाकुर नहीं, ये डिजीज काउजिंग जीन दे दे वायरस, तब वो वायरस हो जाएगा डिसआर्म्ड वायरस। जब आप उसको बोलिएगा डिजीज काउजिंग जीन दे दे वायरस, तो वो वायरस जो हो जाएगा वो डिसआर्म्ड हो जाएगा। और अब उस जीन, जितना जीन आप निकाले हैं उस जगह पे आप अपना डिजायर जीन को पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? उस जगह पे आप अपने डिजायर जीन को क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। अब जैसे ये हाथ दे दे ठाकुर, तो ये यहीं से कटा था तो ये आर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्म। तो अब यदि ठाकुर का ये हाथ यदि कट गया, गब्बर ने ले लिया, तो उस जगह पे प्रोस्थेटिक हैंड लग सकता था। प्रोस्थेटिक हैंड मतलब क्या होता है? जयपुर में इसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है प्रोस्थेटिक हैंड बनाने का या लेग बनाने का, प्रोस्थेटिक ऑर्गन बनाने का जयपुर इंडस्ट्रीज है। ये भी मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है। तो वहां पे क्या होता है कि प्रोस्थेटिक हैंड लग सकता था। तो प्रोस्थेटिक हैंड कब लगेगा? प्रोस्थेटिक हैंड तब लगेगा जब ये नेचुरल हैंड वहां से हटा दिए हो, तो जगह खाली हुआ, तब प्रोस्थेटिक हैंड लगा दिए। उसी तरीके से जब तुम डिजीज काउजिंग जीन को हटाए तो वहां पे जगह जो खाली हुआ उसी पे तुम अपना डिजायर जीन को डाल दिए। अब यदि हाथ सही सलामत है, हाथ एकदम अच्छा है, तो इस जगह पे स्पेस है ही नहीं कि तुम प्रोस्थेटिक हैंड पुट कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस जगह पे डिजायर जीन को हटाया जाता है, ताकि ये डिजीज वाले जीन को हटाया जाता है ताकि वहां पे आप अपने डिजायर जीन को पुट कर सके। तो अब यहां से क्या किए, इसको हम लोग क्या किए? डिसआर्म्ड कर दिए। ये जो वायरस था ये नॉर्मल वायरस था, नॉन जेनेटिक इंजीनियर वायरस था। तो कोई भी चीज डीएनए कट और लाइगेट करना ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से किसी भी डीएनए को काट करके जोड़ा जा सकता है। कोई चीज काटे और वहां पे कोई डीएनए को जोड़े, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से होता है। तो मैं बोला कि ये डिजीज काउजिंग जीन जो है हम लोग यहाँ से क्या कर लिए? कट कर लिए। और कट करके वहां से कट कर लिए कौन सा? तो डिजीज काउजिंग जीन को कट कर लिए और उसी कट जगह पे पुट कर दिए डिजायर जीन को। पुट कर दिए किसको? तो डिजायर जीन को। और यहाँ पे चूंकि हम लोग एफसीआईडी का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिजायर्ड जीन होगा वो जीन होगा एडीए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे कट करेंगे इंडोन्यूक्लियस की मदद से, सब पढ़ा रखें। और फिर लाइगेट की मदद से जो डिजायर जीन है वहां पे क्या करेंगे? लाइगेट कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से इस डिजीज काउजिंग जीन को काट लेंगे और अपना जो डिजायर जीन एडीए का जीन है उसको लाइगेट की मदद से उसमें लाइगेट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे डिजायर जीन जो आपका है वो एडीए जीन है, जिसको कि हमको वहां पे लाइगेट करना है। क्लियर हो गया? तो अब जब लाइगेट करके जो वायरस बना, ये जो अब जो इसमें वायरस बनेगा, तो उस वायरस का इस डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बदला हुआ होगा। ये एडीए के जीन को हम लोग ब्लैक से दिखा रहे हैं। ये देखिए ब्लैक से हम लोग दिखा रहे हैं।
और वायरस के जो डीएनए है उसको हम लोग ब्लू से दिखाया। तो अब क्या होगा कि यही बीच में आपका क्या होगा कि एडीए का जीन यहां पे आ जाएगा, एडीए का जीन आ जाएगा, और ये जो ब्लू वाला फ्रेगमेंट है, ये ब्लू वाला फ्रेगमेंट ये आपका वायरस का है, ये जो ब्लैक वाला आपका है वो एडीए जीन का है, और ये जो है ये वायरस का, और इसके ऊपर प्रोटीन का कोट, ये जो आपका कोट देख रहे हो ये प्रोटीन कोट है। कौन सा कोट है? प्रोटीन कोट है, ये आपका प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन कोट है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए प्रेजेंट है, उसी में डिजीज काउजिंग जीन प्रेजेंट है। तो डिजीज काउजिंग जीन को कट कर लिए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से, और उसी जगह पे पुट कर दिए क्या, डिजायर्ड जीन एडीए, किसके मदद से? लाइगेज एंजाइम की मदद से वहां पे पुट कर दिए। अब ये हो गया, और इसके चारों तरफ आपका क्या हो गया? प्रोटीन का कोट हो गया, ये प्रोटीन का कोट आपका हो गया। तो अब यहां पे ये जो वायरस बना ये जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस है, जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस है। इसका मतलब ये जेनेटिक इंजीनियर वायरस इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो वायरस के डीएनए का केमिस्ट्री था उस केमिस्ट्री को हमने क्या कर दिया, एडीए जीन डाल करके चेंज कर दिया, और केमिस्ट्री चेंज करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है। तो डाउट नहीं, पढ़ा रखा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मेरे पास जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस है जिसके पास नॉर्मल एडीए का जीन है, नॉर्मल एडीए का जीन है, एडीए का जीन। क्लियर हो गया? तो आपको बनाने आ गया जेनेटिक इंजीनियर वायरस कैसे बनाएंगे। तो क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से जो डिजीज काउजिंग जीन है उसको काट लोगे, और जो नॉर्मल जीन है उसको वहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो उस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, तो जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस बन जाएगा। और ये जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरस लेकर के हम लोग जीन थेरेपी करेंगे। कैसे करेंगे अब आपको दिखाते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जीन थेरेपी क्या करेंगे, तो अच्छा सबसे पहला जो जीन थेरेपी हुआ है वो किसका हुआ है, तो एफसीआईडी डिजीज का हुआ है। और कौन सा जीन म्यूटेटेड था, तो एडीए जीन म्यूटेटेड था, या फिर म्यूटेटेड लिख भी दे रहा हूं, म्यूटेटेड। और उसके कारण या तो एडिनोसाइन डीएमिनेज नहीं बन रहा था, या बन भी रहा था तो एबनॉर्मल बन रहा था, जो फंक्शन करना चाहिए इम्यून सिस्टम में वो काम वो कर नहीं पा रहा था, इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था। क्लियर हो गया? तो इम्यूनिटी, ये एडीए जीन जो होगा इसका प्रोडक्ट एडिनोसाइन डीएमिनेज, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या होगा कि इस पेशेंट को कोई भी बीमारी हो जाएगा, जस्ट लाइक एड्स टाइप का ही चीज हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम इसको हो जाएगा। आइए अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो ध्यान से देखते हैं। तो एनिमल में यदि कोई जीन को पुट करना है तो क्या लेना पड़ेगा, डिसआर्म्ड वायरस। एनिमल का वेक्टर का नाम है डिसआर्म्ड वायरस, और जनरली रेट्रो वायरस लिया जाता है, कोई डाउट नहीं है। अब आइए यहां से हम लोग बात करते हैं। अब ये जो आपका वायरस है, इस वायरस को इन्फेक्ट करवा देंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, इन्फेक्ट करवा देंगे सेल में, एनिमल सेल में। क्लियर हो गया? ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल। क्लियर? अच्छा एक बार यहां पे कर देते हैं और फिर मिटा के पूरा एक बार कर देंगे। इस एनिमल सेल को इन्फेक्ट करवा दिया, मिटा के ही कर दे पूरा एक बार। अच्छा एक बार 2 सेकंड यहाँ करते उसके बाद। ये एनिमल सेल में इसको क्या करवा दिया, इन्फेक्ट करवा दिया। तो इन्फेक्ट करवाया तो ये वायरस इसके ऊपर इस तरीके से आया, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल को इस सेल के अंदर पुट कर दिया। सेल के अंदर ये जैसे ही पुट हुआ, तो सेल के अंदर ये ऐसे पुट हुआ, और ये लेकर के आया है नॉर्मल एडीए जीन, नॉर्मल एडीए जीन, ध्यान से देखिएगा, एडीए जीन। और ये जो एनिमल सेल है इसके पास न्यूक्लियस होगा, और इसके न्यूक्लियस में, अभी मैं न्यूक्लियस नहीं बनाना चाह रहा हूं, ये न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में, इस एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होगा, और उस डीएनए के पास में एबनॉर्मल एडीए जीन है, एबनॉर्मल एडीए जीन, एबनॉर्मल एडीए जीन है। तो इसको ध्यान से रखिएगा, एबनॉर्मल एडीए जीन। अब ये जो वायरस का जो डीएनए आया है, जेनेटिक इंजीनियर डीएनए, और ये जो एनिमल सेल का जो डीएनए है, ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा,
तो ये एनिमल सेल का जो डीएनए उसके पास एबनॉर्मल एडीए जीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इधर वाला एडीए जीन कट करके ये वाला कट के इधर आ जाएगा और ये वाला कट के उसके ऊपर चला जाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला जो वायरस वाला जो आपका कॉपी होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये ब्लू से हो गया एडीए, यानी ये एबनॉर्मल एडीए हो गया, दिख रहा होगा, ये हो गया एबी कर दिए, एबी मतलब एबनॉर्मल एडीए। और ये जो एनिमल सेल का जो डीएनए है, ये एनिमल सेल का डीएनए है, एनिमल सेल का जो डीएनए है, सेल डीएनए, इस एनिमल सेल के डीएनए के ऊपर ये जो नॉर्मल एडीए का जीन है जो जेनेटिक इंजीनियर वायरस में था, वो यहाँ इंटीग्रेट कर गया। तो अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा एनिमल सेल का एडीए आपका डीएनए का, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अब ये एनिमल सेल डीएनए और जिसके पास नॉर्मल एडीए है, नॉर्मल एडीए दिख रहा होगा, ये पूरा क्लियर हो गया। तो कैसे किया, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियर वायरस बनाए, इसको इन्फेक्ट करा दिए एनिमल सेल के साथ में, तो एनिमल सेल के अंदर इस वायरस का डीएनए चला गया, और जो एनिमल सेल का डीएनए था उसके एबनॉर्मल एडीए और ये वायरस जेनेटिक इंजीनियर वायरस के नॉर्मल एबनॉर्मल ये नॉर्मल जो जेनेटिक इंजीनियर डीएनए है उसपे जो एडीए जीन है उसके बीच में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, एक्सचेंज। जैसे आपने यहाँ पे ब्लैक से बताया था, ये जो ब्लैक आपका है, ये ब्लैक से आपने बताया था कि ये ब्लैक वाला जो है ये सपोजिट एडीए का जीन है, एबनॉर्मल, ये नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ब्लैक वाला नॉर्मल, और ब्लू वाला जो यहाँ पे बता रहे हो, ये बता रहे हो एबनॉर्मल एडीए जीन जो कि एनिमल सेल पे है। तो ये एनिमल सेल का डीएनए है जिसपे एबनॉर्मल ब्लू कलर का एडीए जीन, और ये जो वायरस हम लोग जेनेटिक इंजीनियर वायरस बनाए तो इसमें नॉर्मल एडीए जीन हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या होगा कि जैसे ये वायरस का डीएनए एनिमल सेल के डीएनए के पास आएगा, तो ये जो एबनॉर्मल वाला एडीए है ये यहाँ से कट होगा, और नॉर्मल वाला जो एडीए है ब्लैक वाला वायरस के पास, दिस वन इज द वायरस, ये जेनेटिक इंजीनियर वायरस का डीएनए है जिसके पास नॉर्मल एडीए जीन, ब्लैक कलर नॉर्मल एडीए जीन लिख देता हूं, नहीं हो तो ब्लैक कलर नॉर्मल एडीए जीन है, ब्लैक कलर, ब्लैक से ही लिखते तो ज्यादा अच्छा होता, ये ब्लैक कलर नॉर्मल एडीए जीन। अब ब्लू वाला जो है वो एबनॉर्मल है। तो मैं जो वायरस में जो एडीए का जीन डाला हूं, ये वायरस का डीएनए था, इसमें जो जीन डाला हूं ये नॉर्मल एडीए जीन डाला हूं। ये एनिमल सेल का डीएनए है जिसके पास में एबनॉर्मल एडीए का ब्लू कलर का जीन है। तो जैसे वायरस का डीएनए एनिमल सेल के डीएनए के पास में आएगा, सामने आएगा, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। क्या एक्सचेंज होगा, तो ये एबनॉर्मल एडीए जो एनिमल सेल के डीएनए पे ये यहाँ से कट होगा, और ये जो नॉर्मल एडीए वायरस के पास में यहाँ से कट होगा, तो ये नॉर्मल वाला एडीए आ जाएगा एनिमल सेल के डीएनए के ऊपर, और इससे जो एबनॉर्मल वाला एडीए निकला तो वो वायरस के डीएनए के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से एनिमल सेल के ऊपर नॉर्मल एडीए का जीन आ गया। क्लियर हो गया। अब ये जो एनिमल सेल के ऊपर नॉर्मल एडीए का जीन आया, ये ट्रीटमेंट परमानेंट होगा कि टेम्पोररी होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये एनिमल सेल आप क्या ले रहे हैं। यदि ये एनिमल सेल स्टेम सेल होगा तो परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा, और ब्लड का सेल होगा तब तो टेम्पोररी ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ब्लड का सेल का लाइफ स्पान होता है, उतने लाइफ स्पान के बाद वो सेल खत्म हो जाएगा, तो फिर से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट है? क्लियर हो गया। साउथ अफ्रीका में एक प्लांट मिलता है जिससे हम लोग आइसोलेट करते हैं ब्रेजिन। क्लियर हो गया। ब्रेजिन, ये जो ब्रेजिन हमारा होता है, ये जो ब्रेजिन होता है, ब्रेजिन ये आपके शुगर से 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। सबसे पहली बात है, ये जो ब्रेजिन होता है ये 2000 टाइम्स मोर स्वीटर्स होता है, मोर स्वीटर देन शुगर, मोर स्वीटर देन शुगर, मोर स्वीटर हो गया ये, किससे? तो शुगर से। तो ये आप एकदम दिमाग में रखिएगा, जो ब्रेजिन होता है ये साउथ अफ्रीका में एक प्लांट मिलता है, साउथ अफ्रीका में, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, क्लियर। ये साउथ अफ्रीका में एक प्लांट मिलता है, साउथ अफ्रीका में एक प्लांट मिलता है
जिस प्लांट का नाम होता है आपका पेंटाडिप्लेंड्रा ब्रेजिनिया पेंटाडिप्लेंड्रा ब्रेजिएना। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये साउथ अफ्रीका का प्लांट है जिसका नाम है पेंटाडिप्लेंड्रा ब्रेजिएना, जिससे आप केमिकल आइसोलेट करते हो। वो जो केमिकल होता है 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन क्या, तो शुगर से। क्लियर हो गया? तो इसको भी अमेरिका वाले पेटेंट करवा लिए, और वो भविष्य में पेटेंट का ये मतलब होता है, शाब्दिक मीनिंग पेटेंट का ये होता है, जैसे आपके यहाँ से यानी इंडिया से, हम लोगों के यहाँ से बासमती राइस को उन्होंने पेटेंट करवाया, तो हम लोग बासमती राइस को यूज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बासमती राइस को मॉडिफाइड करके या बासमती राइस के प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे को नहीं बेच सकते, क्योंकि इसका पेटेंट अमेरिका ले लिया है। जिस चीज का पेटेंट जिसके पास होगा उस चीज की मार्केटिंग उसी के हिसाब से होगा, दूसरा कोई उसको नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? तो इस अमेरिका वाले ने क्या किया, साउथ अफ्रीका में जो प्लांट मिल रहा था पेंटाडिप्लेंड्रा ब्रेजिएना, इसको भी क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया, और इस पेटेंट के कारण उसका जो मार्केटिंग का जो अधिकार हो गया वो अब अमेरिका के अंदर चला गया। अब साउथ अफ्रीका कभी इस पे रिसर्च करके कोई नया प्रोडक्ट बना करके मार्केटिंग नहीं कर सकता। और इसकी जो स्वीटनेस होती है ये 2000 टाइम मोर स्वीटर होता है, और चूंकि ब्रेजियाना से निकाला गया इसलिए करके ये हो गया ब्रेजीन। क्लियर हो गया? और नाम प्लांट हो गया पेंटाडिप्लेंड्रा ब्रेजिएना। ब्लॉटिंग आपका है, ब्लॉटिंग बायोटेक्नोलॉजी में जो ब्लॉटिंग की बात बोली जा रही है, तो ये ब्लॉटिंग आपको बता दिया गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस में, तो वहीं पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पास में, तो उस जगह पे बड़ा क्लियर कोडिंग किया गया है, तो आप उस जगह पे देख लीजिएगा। और देख लीजिएगा क्या, तो देख के ही उधर से आइएगा, उधर से देख करके आइएगा, तो यही हम चेक करेंगे कि वहां पे आप उसको देखे हैं या नहीं देखे। क्लियर हो गया?